रीबर्थ ऑफ डेंजरस माफिया क्वीन एपिसोड 3। पूजा मोना के चेहरे से घूंघट उठाकर देखती है तो सभी उसका चेहरा देख शौक रह जाते हैं। पूजा भी उसे वापस घूंघट उड़ाकर माफी मांगती है। फिर उसके पास उसके पति रोहित का कॉल आता है तो पूजा उसकी तबीयत खबर सुनकर सभी पुलिस वालों के साथ वापस चली जाती है। मोना फिर अपना चेहरा साफ करती है तो उसके पास भी रोहित का कॉल आता है। मोना उससे थोड़ी देर बात कर बिक्की की डील पक्की करती है तो बिक्की उसे पार्टी में आने का ऑफर देता है, जिसे मोना पहले मना करती है लेकिन फिर हाँ कर देती है। आर्यन भी अपने ऑफिस से निकलकर कार में बैठकर पार्टी के लिए निकलने वाला होता है कि तभी अंजलि आकर उसके पास बैठ जाती है। अब आगे आर्यन की बात सुनकर अंजलि मुस्कुरा कर बोली, तुमने क्या सोचा मुझसे बच जाओगे? अंजलि से बचना इतना आसान नहीं है आर्यन सिंह। अंजलि की बात सुनकर आर्यन गुस्से से बोला, तुम्हें पता है अब मैं शादीशुदा हूं तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? जाओ यहां से। आर्यन हाथ के इशारे से अंजलि को कार से बाहर जाने का इशारा करके बोला। अंजलि टेढ़ा सा मुंह बनाकर बोली, ठीक है मुझे पता है तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं कौन सा तुमसे चिपक रही हूँ? अरे हम बीएफ और जीएफ बनकर नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम एक अच्छे दोस्त की तरह मिल ही सकते हैं। अंजलि की बात सुनकर आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, देखो मेरी बीवी को पसंद नहीं कि मैं किसी लड़की को अपने थोड़े भी करीब आने दूं। आर्यन की बात सुनकर अंजलि शॉक होकर बोली, क्या मतलब अब कोई लड़की तुमसे फ्रेंडशिप भी नहीं कर सकती क्या? आर्यन नामे सिर हिला देता है। अंजलि फिर गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूं तो दूर की दोस्त तो मैं बनकर ही रह सकती हूं ना। अंजलि की बात सुनकर आर्यन एक नजर राजू अंकल को देख जो उन्हें ही देख रहे थे, फिर अंजलि से बोला, अच्छा ठीक है लेकिन अभी तुम कार से बाहर निकलो, मुझे लेट हो रहा है मीटिंग के लिए। आर्यन अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखकर बोला। अंजलि मुस्कुरा कर बोली, ओके लेकिन क्या तुम मेरी एक और हेल्प कर सकते हो? आर्यन अपना सिर पकड़े बोला, अब क्या है? अंजलि बोली, यार मुझे ना एक पार्टी में जाना है, मेरी दोस्त भी वहां आ रहे हैं, तो क्या तुम मुझे ताज होटल ड्रॉप कर दोगे? आर्यन कंफ्यूज होकर बोला, ताज होटल में क्यों? अंजलि बोली, अरे उसी में एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें हैंडसम और अमीर लड़के भी आ रहे हैं और मेरे पास इनविटेशन कार्ड भी है। आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक, मैं भी ताज होटल ही जा रहा हूं पर तुम मुझसे दूर होकर बैठो। आर्यन अंजलि को दूर होने का इशारा करके फिर राजू अंकल से बोला, अंकल चलो। राजू अंकल आर्यन की बात सुनकर मुस्कुरा कर हाँ मैं सिर हिलाकर कार को चालू कर आगे बढ़ा देते हैं। आर्यन अपने बैग से लैपटॉप निकालकर उस पर काम करने लगता है। अंजलि ये देख मुस्कुरा कर उसे देखकर मन में बोली, आज तुम्हें पता चलेगा आर्यन सिंह, तुमने मुझे छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है और मैं तुम्हें अपना भी बना ही लूंगी, फिर तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे आर्यन। और रही बात तुम्हारी उस अनदेखी वाइफ की तो मैं उसे लात मारकर सिंह विला से बाहर कर दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो, ओनली माइन। थोड़ी देर बाद मुंबई ताज होटल। आर्यन की कार आकर ताज होटल के आगे रुकती है। आर्यन और अंजलि कार से उतर जाते हैं। कार को राजू अंकल पार्किंग एरिया की तरफ ले जाते हैं। अंजलि आर्यन को देख बोली, तो तुम भी पार्टी में आए हो? आर्यन बोला, नहीं मुझे तो कपूर सर ने मीटिंग के लिए बोला था, तुम जाओ मैं कॉल पर उनसे बात कर लेता हूं। आर्यन अपने फोन से कपूर ग्रुप के सीईओ का नंबर डायल करते हुए बोला, पर कई रिंग जाने के बाद भी वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। अंजलि आर्यन को देख बोली, आज पूरे ताज होटल में पार्टी है और मुझे लगता है कपूर अंकल ने पार्टी में ही बुलाया होगा, मीटिंग का बोलकर तुम्हें। आर्यन कंफ्यूज होकर बोला, पर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? अंजलि बोली, अगर वो तुम्हें पार्टी का बोलते तो तुम आते क्या? आर्यन नामे सिर हिला देता है। आर्यन को ना करता देख अंजलि मुस्कुराकर बोली, तो फिर पक्का उन्होंने तुम्हें पार्टी के लिए ही बुलाया होगा, क्यों ना तुम्हें मेरे साथ अंदर चलो और जाकर कपूर अंकल से खुद पूछ लेना कि क्या मीटिंग करेंगे वो तुम्हारे साथ या पार्टी के लिए बुलाया तुम्हें। आर्यन अंजलि की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि वो अंदर जाए या नहीं, क्योंकि वो अपनी बीवी से बोला था कि रात को वो मीटिंग के वजह से लेट हो जाएगा, पर यहाँ तो पार्टी है, अब क्या करें? आर्यन को इतना सोचता देख अंजलि बोली, क्या यार इसमें भी इतना क्या सोचना, मेरे साथ अंदर चलो और कपूर अंकल से बात करके जल्दी वापस आ जाना। आर्यन को अंजलि की यह बात सही लगी, वो कपूर ग्रुप के सीईओ को साफ मना कर देगा कि उसे ये पार्टी का कोई शौक नहीं और अगर मीटिंग होगी तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं। और यही सोच आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है चलो। आर्यन को राजी होता देख अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और फिर होटल के मेन गेट पर अंजलि गार्ड को इनविटेशन कार्ड दिखाकर आर्यन के साथ होटल के अंदर चली जाती है।
होटल के अंदर आकर आर्यन और अंजलि देखते हैं पूरे हॉल में बड़े बड़े आदमी एक दूसरे से मिलकर बातें कर रहे थे। अपने हाथ में वाइन ड्रिंक का गिलास लिए हल्का सा म्यूजिक भी चल रहा था और सामने स्टेज पर कुछ लड़की नाच नर्तकी भी रही थी। सभी अमीर लोग इस चीज के मजे ले रहे थे। साइड में टेबल कुर्सी भी जिन पर बैठकर बहुत से लोग अपने बिजनेस की भी बातें कर रहे थे। कई बड़े स्टार भी थे जो इस शाम में चांद लगा रहे थे। यह माहौल देख जहां अंजलि खुश तो आर्यन को अजीब लग रहा था। भले ही वो सिंह ग्रुप का सीईओ हो लेकिन उसे ये पार्टियों में जाना पसंद नहीं था। अंजलि आर्यन के चेहरे के भाव देखकर उसका हाथ पकड़कर बोली, आर्यन क्या तुम ठीक हो? आर्यन अंजलि के हाथ से अपना हाथ छोड़ाकर अपने माथे से पसीना साफ कर बोला, मैं ठीक हूं और हमें कपूर सर को देखना चाहिए ताकि मैं उनसे बात करके जा सकूं। आर्यन की बात सुनकर अंजलि हाँ में सिर हिलाकर बोली, ठीक है देखते हैं यही आसपास होगे वो। इतना बोल अंजलि कपूर ग्रुप के सीईओ को इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर उन पर पड़ जाती है जो एक साइड खड़े होकर दो आदमियों से कुछ बात कर रहे थे। अंजलि उनके तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, वो रहे आओ मेरे पीछे। अंजलि उसे तरफ जाते हुए बोली। आर्यन भी उस तरफ देखकर अंजलि के पीछे जाने लगता है। दोनों फिर मिस्टर कपूर के पास पहुंच जाते हैं। अंजलि उनके पास आकर बोली, कपूर अंकल देखो मैं अपने साथ किसे लेकर आई हो। मिस्टर कपूर अंजलि की आवाज सुनकर पलटकर आर्यन और अंजलि को देख फिर अपने सामने खड़े दोनों आदमियों को जस्ट अ मिनट बोलकर अपने हाथ में ड्रिंक वाइन का गिलास ही लेकर मुस्कुराते हुए आर्यन और अंजलि के पास आकर बोले, अरे आर्यन मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और फिर अंजलि को देखकर बोले, और अंजलि बेटी कैसी हो तुम और घर के बाकी लोग कैसे हैं? अंजलि मुस्करा कर बोली, जी मैं ठीक हूं और घर में भी सभी अच्छे हैं। मिस्टर कपूर हाँ में सिर हिलाकर एक वेटर को आवाज लगाकर उसे बुलाते हैं। तभी आर्यन बोला, सर अपने तो मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था ना, तो फिर ये सब? आर्यन आसपास देखते हुए बोला। मिस्टर कपूर उस वेटर के हाथों से गिलास लेकर उसे पहले अंजलि को देकर बोले, अरे एंजॉय करो और यहाँ भी मीटिंग हो सकती तुम्हें पता ना यह विदेश से बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं और हमें उनसे मिलकर दोस्ती करनी चाहिए तभी हमारे बिजनेस में फायदा होगा और हम विदेश में भी अपना माल बेच सकते हैं। मिस्टर कपूर आर्यन के आगे भी वाइन ड्रिंक का गिलास करके बोले। आर्यन ना में सिर हिलाकर बोला, सॉरी सर पर मैं ड्रिंक नहीं करता और ना मैं कभी किसी पार्टी में गया। मिस्टर कपूर आर्यन की बात सुनकर हैरान होकर बोले, यार तुम मर्द भी हो ना? आर्यन कंफ्यूज होकर मिस्टर कपूर को देखता है। अंजलि अपना सिर नीचे कर हंस देती है। मिस्टर कपूर बोले, सॉरी तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो लेकिन आज के जमाने में बिना पिए कैसे काम चल सकता है और मेरी नज़र में जो पीता नहीं वो मर्द ही नहीं है। आर्यन मिस्टर सिंह की बात सुनकर बोला, लेकिन तभी मिस्टर कपूर बोले, अच्छा थोड़ा पीकर कर देखो अच्छी ना लगे तो मत पीना। अंजलि भी बोल पड़ी, आर्यन अंकल सही बोल रहे हैं थोड़ा तो पी लो अच्छा ना लगे तो मत पीना। आर्यन ड्रिंक वाइन का गिलास देखकर हिचकते हुए गिलास उठा लेता है। ये देख मिस्टर कपूर अंजलि को देखते हैं तो अंजलि उन्हें एक मुस्कान पास कर देती है। आर्यन थोड़ी सी ड्रिंक वाइन पीकर अजीब सा मुंह बना लेता है। ये देख अंजलि बोली, क्या हुआ आर्यन? आर्यन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं यह अच्छी है। इतना बोल आर्यन थोड़ी ड्रिंक और पी लेता है। मिस्टर कपूर हंसते हुए आर्यन के कंधे पर हाथ रख बोले, अच्छी बात है पियो और ले लेना तब तक मैं भी फ्रेंड से मिलकर आया। आर्यन हाँ में सिर हिला देते हैं। मिस्टर कपूर फिर अंजलि को कुछ इशारा करके चले जाते हैं। अंजलि भी उनका इशारा समझकर हाँ में सिर हिला देती है कि अब वो सब संभाल लेगी। मिस्टर कपूर के जाने के बाद अंजलि आर्यन का हाथ में अपना हाथ डालकर बोली, चलो आर्यन हमें सामने बैठे कर एंजॉय करते हैं। आर्यन जो अब वाइन का पूरा गिलास पी चुका था वो नशे में बोला, लेकिन पहले मुझे और ड्रिंक ला कर दो। अंजलि मुस्करा कर बोली, ओके लाती हूँ और बैटर को बुलाकर आर्यन को एक गिलास देती है। आर्यन खुश होकर बोला, वाह मुझे दो। और वो एक बार में आधा गिलास शराब का पी जाता है। ये देख अंजलि उसका हाथ पकड़कर बोली, अच्छा अब चलो मेरे साथ। आर्यन झूमते हुए अंजलि के साथ जाकर एक टेबल के पास जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके सामने अंजलि। इधर आर्यन ड्रिंक करके फूल टली हो गया था। दूसरी तरफ होटल पार्किंग में एक बाइक आकर रुकती है और वो बाइक सवार अपना हेलमेट निकालकर बाइक पर रखकर बाइक से उतरकर होटल के मेन गेट की तरफ आने लगता है। और वो और कोई नहीं बल्कि मोना थी जो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थी और उसके हाथ में बिक्की का दिया इनविटेशन कार्ड था जिसे वो गार्ड को देखा कर चेक एरिया से निकल कर होटल के अंदर आ जाती है।
मोना अंदर आकर चारों तरफ देख गहरी सांस लेकर बोली, ये साले अमीर यह अपना शो अप कर रहे हैं, खैर छोड़ो आज मजे लेते हैं पार्टी का। इतना बोल वो एक वेटर को रोक उसके हाथ की प्लेट में से पहले एक गिलास वाइन ड्रिंक का लेकर उसे पीने लगती है। वो वेटर जैसे ही जाने को होता है तो मोना उसके प्लेट में खाली गिलास रख बोली, मजा नहीं आया यार। इतना बोल दूसरा गिलास भी 1 मिनट के अंदर पीकर खाली कर देती है। वो वेटर बस देखता रह जाता है। मोना हर एक गिलास के साथ उस वेटर से एक बात बोलती, मजा नहीं आया साला, नशा ही नहीं हो रहा। ऐसा करते करते वो पूरे 10 गिलास खाली कर लास्ट गिलास भी उसके प्लेट में रखकर बोली, साली अंग्रेजी शराब से नशा ही नहीं होता। मोना ने यह बात बुरा सा मुंह बनाकर बोली थी। वो वेटर हैरानी से बोला, मैडम आप क्या चीज हो, 10 गिलास ड्रिंक करने बाद भी आपको नशा नहीं हो रहा है। मोना उस वेटर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, यार हम देशी वाले लोग हैं जो बचपन से 3-4 गिलास शराब पीते थे, तो अब हमें इन 10 गिलास से क्या होगा भला, तो मेरे लिए और लेकर आओ। मोना की बात सुनकर वो आदमी हैरान होकर चला जाता है। बिक्की जो अपने विदेशी दोस्तों से बात कर रहा था वो मोना को देखकर अपने सारे दोस्तों को देख बोला, 1 मिनट रुको। और फिर वो मोना के पास आकर बोला, हेलो क्वीन, थैंक्स आने के लिए। मोना जो सामने लड़कियों का डांस नर्तकी देख रही थी वो बिक्की की आवाज सुनकर उसकी तरफ पलट कर देख बोली, ओ मिस्टर राजा तुम। बिक्की मुस्करा कर बोला, जी मेरा नाम बिक्की है। मोना बोली, नाइस। बिक्की बोला, आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। मोना बिक्की की बात सुनकर पहले उस तरफ देखती है जहां वो वेटर गया था और फिर बिक्की को देखकर बोली, लेकिन क्या मेरा आपके दोस्तों से मिलना जरूरी है? बिक्की मुस्करा कर बोला, जी जरूर, बिजनेस की दुनिया में ये सबसे जरूरी काम है ताकि हम लोग अपना माल ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। बिक्की बात के सुनकर मोना कुछ सोच बोली, अच्छा ठीक है चलो। इतना बोल वो बिक्की के साथ उसके दोस्तों के पास आकर खड़ी हो जाती है। विक्की मोना को सबसे मिलाकर बोला, फ्रेंड्स इनसे मिले, यह वही जिनसे हमारी 500 करोड़ की डील पक्की हुई आज ही, और यह इंडिया की एक तरह क्वीन कही जाती है। विक्की की बात सुनकर सभी मोना को ऊपर से नीचे देखते हैं, जो ब्लैक जीन्स पैंट और ऊपर ब्लैक रंग की ही एक शर्ट पहने थी और चेहरे पर आंखों पर मास्क था। एक आदमी मोना के आगे हाथ करके बोला, हेलो मिस क्वीन। मोना हल्का सा मुस्कुराकर उससे हाथ मिला लेती है और फिर सभी के साथ हाथ मिलाने लगती है। एक आदमी मोना को देख बोला, वैसे क्वीन हमने आपके तारीफ बहुत सुनी है अपने दोस्त के मुंह से कि कैसे अपने करोड़ों रुपए का माल पुलिस के हाथ लगने से बचाया। मोना उस आदमी को देख हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, वो मेरा काम है। बिक्की के पास खड़ा आदमी धीरे से बिक्की के कान में बोला, यार इसका फिगर देख, लग रहा है कि इसके साथ मजा आएगा आज रात को बिस्तर पर। बिक्की उस आदमी की बात सुनकर उसे घूर के धीरे से बोला, चुप कर, अगर उसने सोन लिया तो सारे प्लान की बैंड बजा देगी। बोलने के साथ ही बिक्की मोना को देखता है जो उसे ही टेढ़ी मुस्कान करके देख रही थी। बिक्की भी मोना को स्माइल पास करके अपने पास खड़े दोस्त से बोला, अब कुछ मत बोलना, वो हमें ही देख रही है। बिक्की फिर एक वेटर को बुलाकर उसे सभी को ड्रिंक देने के लिए बोलता है, लेकिन उससे पहले वो उस वेटर को आंखों से कुछ इशारा कर देता है जिसे समझ वो वेटर पहले सभी को ड्रिंक के गिलास देता है। लास्ट में बचा गिलास को मोना के आगे करके मोना भी बिना सोचे उस गिलास को लेकर बोली, थैंक्स। फिर बिक्की और उसके सभी दोस्त अपने अपने गिलास से ड्रिंक पीने लगते हैं। सभी मोना को देखते हैं जो भी अपना वाइन ड्रिंक का गिलास अपने होठों से लगाकर पीने वाली होती है, जिसे देख सभी की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बिक्की मन में बोला, बस तुम थोड़ी ही पी लो, फिर इसमें मिला ड्रेक्स अपना काम करना शुरू कर देगा, फिर क्या तुम खुद अपने मन से मुझे और मेरे सारे फ्रेंड्स को रात को खुश कर दोगी। यही सोच बिक्की और बाकी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मोना जो ड्रिंक को पीने ही वाली होती थी उसे सबके चेहरे देख कुछ गड़बड़ से लग रही थी और उसका मन नहीं हो रहा था कि वो ड्रिंक पिए। इसलिए मोना उस गिलास को अपने होठों से दूर करके बोली, सॉरी फ्रेंड्स, पर मेरा मन नहीं है। मोना के बात सुनकर सभी के चेहरों पर निराशा वाले भाव आ जाते हैं। तभी सभी लोग बिक्की को देखते हैं तो बिक्की जल्दी से बोला, अरे क्वीन जी आप थोड़ा सा तो पी लो वरना हम सबको बुरा लगेगा। बिक्की की बात सुनकर मोना सभी लोगों के चेहरे की तरफ देखती है तो सभी हाँ में सिर हिलाकर उसे थोड़ी ड्रिंक करने को बोलते हैं। मोना ये देख हाँ में सिर हिलाकर फिर से गिलास को अपने होठों के पास लाती है, लेकिन उसका दिल सच में पीने का नहीं हो रहा था और ऐसा क्यों हो रहा है यह उसे भी समझ नहीं आ रहा था, वरना थोड़ी देर पहले वो 10 से 11 गिलास ड्रिंक पी चुकी थी और उसका और पीने का मन हो रहा था। मोना को देख फिर से सभी की दिल की धड़कन तेज हो गई थी।
मोना जैसे ही ड्रिंक को अपने मुंह के अंदर लेने वाली होती है तभी स्टेज की तरफ बहुत शोर सुनाई देता है, जिसे सुनकर सभी लोग उस तरफ देखते हैं। मोना भी स्टेज की तरफ देखती है तो वहां एक लड़का जो करीब 21 साल का होगा ड्रिंक के नशे में स्टेज पर आकर ऊपर स्टेज पर नाच रही लड़कियों नर्तकी के साथ मिलकर नाचने लगता है। यह नजारा देख वहां सभी लोग हंसने लगते हैं। विक्की हंसते हुए बोला, लगता है उसने पहली बार ड्रिंक की है तभी उसका ऐसा हाल हो रहा है। विक्की फिर मोना को देख बोला, आप छोड़ो उसे, ड्रिंक पियो। विक्की के सारे दोस्त भी मोना को उस लड़के को इग्नोर करने को बोलते हैं और ड्रिंक पीने को बोलते हैं। पर मोना की आंखें तो सामने स्टेज पर लड़कियों के साथ नाच रहे लड़के पर टेक सी गई थी, उसके कानों में किसी और की कोई आवाज जा ही नहीं रही थी। मोना एक मूर्ति की तरह खड़ी रह गई कुछ पल के लिए, फिर विक्की की आवाज से वो होश में आती है। हेलो क्वीन, क्या हुआ, ड्रिंक लो ना। जिसे सुनकर मोना एक नज़र विक्की और उसके सारे दोस्तों को देख फिर अपने गिलास को पास के टेबल पर रखकर बोली, सॉरी। और वो धीरे धीरे कदमों से स्टेज की तरफ जाने लगती है, सभी लोगों के बीच में निकलकर जहां वो लड़का यानी आर्यन स्टेज पर लड़कियों के साथ नाच रहा था। विक्की का एक दोस्त बोला, इसे क्या हुआ। विक्की अपना सिर पकड़कर बोला, मुझे क्या पता, लेकिन हमारा प्लान जरूर फेल हो गया। विक्की की बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर उदासी आ जाती है। इधर मोना आगे आ रहे लोगों को साइड करके स्टेज की तरफ जाने लगती है, आर्यन को देखते हुए जो झूमते हुए नाच रहा था और उसके पीछे 4 लड़कियों भी नाच रही थी। मोना कंफ्यूज थी कि आर्यन यहाँ क्या कर रहा है, उसने तो उसे बताया था कि आज रात उसकी मीटिंग है, तो फिर वो यहाँ इस तरह क्यों। क्या आर्यन ने उससे झूठ बोला, लेकिन क्यों। अगर आर्यन बोलता कि उसे पार्टी में जाना है तो क्या वो उसे मना करती, फिर झूठ क्यों। यही सोच मोना को पहली बार आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं और ना इसे लोग, उसे आर्यन सबसे अलग लगा था, इसलिए उसने आर्यन को अपने इतने करीब आने दिया था। मोना आर्यन को देखकर आगे बढ़ते हुए यही सोच रही थी। आर्यन को कुछ होश ही नहीं था, वो तो नशे में टल्ली होकर झूम रहा था। स्टेज के नीचे अंजलि अपना सिर पकड़े हुए थी। अरे उसका ये थोड़ी प्लान था, उसने सोचा था कि वो आर्यन को नशे के हालत में रूम में लेकर जाएगी, पर उसे क्या पता था कि यह लड़का कंट्रोल से बाहर हो जाता है पीने के बाद। अंजलि फिर आर्यन को आवाज लगाकर बोली, आर्यन नीचे आओ, सभी लोग हंस रहे हैं तुम पर। आर्यन नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं, मुझे सब कुछ झूमता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी लोग 4-4 है। तब तक मोना भी स्टेज के नीचे आकर खड़ी हो जाती है और वो कंफ्यूज होकर आर्यन को नीचे खड़ी लड़की से बात करता देख रही थी। उसे याद है आर्यन ने कहा था कि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, तो फिर यह कौन है जिससे आर्यन नशे में बात कर रहा है। मोना फिर कुछ सोच बोली, कहीं ये लड़की अंजलि तो नहीं जो इनके पीछे पड़ी थी, लेकिन यह इसके साथ पार्टी में आए हैं। मोना गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है। पहली बार उसने किसी लड़के पर विश्वास किया था, पर उसने भी उसे धोखा दिया और वो गुस्से से अंजलि और आर्यन को घूरने लगती है। आर्यन अंजलि को देख बोला, तुम मुझे और ड्रिंक लाकर दो, तभी नीचे आऊंगा। अंजलि अपना सिर पकड़े बोली, यार इससे 2 गिलास तो झेल नहीं रही, अगर तीसरा लाकर दिया तो पता नहीं क्या होगा। अंजलि फिर आर्यन को देख बोली, अच्छा मैं लाकर देती हूं, लेकिन उससे पहले तुम नीचे उतरो। आर्यन नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं, तुम बाद में नहीं लेकर आओगी, मुझे ड्रिंक चाहिए तो चाहिए। आर्यन लड़खड़ाते हुए बोला। अंजलि आर्यन को हाथ के इशारे से बोली, अच्छा ठीक है, पर तुम थोड़े पीछे खड़े रहो, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। आर्यन बोला, नहीं पहले ड्रिंक। अंजलि आर्यन को देख गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा लाती हूं। इतना बोल वो ड्रिंक लेने चली जाती है। मोना ये सब देखकर बोली, जब इनसे झिलती नहीं है तो पीते क्यों है। इतना बोल मोना पलटकर जाने लगती है। अब उसे इस आदमी से कोई मतलब नहीं है, ये चाहे जिए या मरे। पहली बार उसके आंखों में नमी आई थी। सच कहा किसी ने, सभी मर्द एक जैसे होते हैं कमीने, इन्हें सच्चा प्यार हजम ही नहीं होता। मोना अपने आंखों से आंसू साफ करके बोली, दिल टूटना कस, उसने कभी इस दिल की बात मानी ही नहीं होती। दिल टूटना तो शायद आज उसे इतना दर्द नहीं हो रहा था। दिल टूटना, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो इस आदमी पर फिर विश्वास नहीं करेगी। दिल टूटना। मोना जैसे ही जाने के लिए अपना पहला कदम रखती है, तभी उसके कानों में लोगों के जोर से चीखने की आवाज आती है, अरे बचाओ उसे। मोना एकदम से पीछे पलटकर देखती है तो आर्यन का ऊपर स्टेज पे से पैर फिसल गया था और वो नीचे गिरने वाला था। बहुत से लोग डर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। स्टेज बहुत ऊंची बनाई गई थी, जिससे गिरने से आदमी मरता तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी चोट जरूर लग जाती।
अंजलि जो अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास लेकर आ रही थी, उसके हाथ से गिलास नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो शॉक होकर वहीं खड़ी रह जाती है। सभी शॉक थे, तभी एक लड़की तूफान की रफ्तार से भीड़ में से निकल आर्यन को जमीन पर गिरने से पहले आर्यन को अपनी गोद में पकड़ लेती है। जो लोग यह नज़ारा देख रहे थे वो हैरान थे कि यह लड़की है या कोई सुपर हीरो इतनी तेज कैसे भाग सकती है कि देखने वालों को मोना की केवल परछाई दिखाई दी। और जो अपनी आंखें बंद करे हुए थे वे लोग जब अपनी आंखें खुलकर देखते हैं तो वो ये देख हैरान थे कि यह लड़की कौन है जिसने इस लड़के को बचाया। फिर सभी मोना के लिए तालियां बजाने लगते हैं। तालियों की आवाज सुनकर अंजलि अपनी आंखें खुलकर सामने खड़े मास्क वाली लड़की को और उसकी गोद में आर्यन को देख कंफ्यूज हो जाती है कि यह कौन है जिसने आर्यन की जान बचाई। मोना जो आर्यन के लिए डर गई थी वो अपने गोद में आर्यन को देखकर खोसी गई फिर से उसकी मासूमियत में, पर वो आसपास खड़े लोगों की तालियों की आवाज सुनकर अपने होश में आती है और वो खुद को रोकती है इस झूठे लड़के की मासूम चेहरे में खोने से। आर्यन भी पहले आसपास लोगों को तालियां बजाता देखता है और फिर खुद को किसी लड़की के गोद में देखकर मोना के मास्क को देखकर बोला, ओ तुम तो वही मास्क वाली लड़की हो जिसने मुझे उस दिन भी बचाया था, उन गुंडों से आज भी तुमने ही बचाया, वाह तुम तो मेरी सुपर वुमेन गर्ल हो। आर्यन मोना के गले में अपने दोनों हाथ डालकर उसके गले लग अपने चेहरा उसके सीने में रखकर उससे अच्छे कसके चिपक जाता है। मोना आर्यन की बात सुनकर और उसे खुद से किसी बंदर जैसे चिपका देख शौक रह जाती है। अगर उसे पूरी दुनिया में कोई शौक कर सकता है तो वो यही लड़का है, वरना उसका काम है लोगों को शौक देने का। मोना फिर अपने शौक से बाहर आकर बोली, मैं नहीं हूं तुम्हारी कोई सुपर वुमेन गर्ल और उतरो मेरे ऊपर से। मोना गुस्से में आर्यन को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, ये झूठा लड़का, इसकी हिम्मत कैसे हुए उसे धोखा देकर उससे चिपकने की। इस समय उसका मूड वैसे ही बहुत खराब है और वो आर्यन से लड़ना नहीं चाहती, पर वो आर्यन को खुद से थोड़ा भी दूर नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो उससे इतनी बुरी तरह से चिपक गया था जैसे कोई छोटा बच्चा अपने माँ से चिपक जाता है। आर्यन मोना की बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम ही मेरी सुपर वुमेन गर्ल हो, मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं होने दूंगा, मैं फिर गिर पड़ा तो मुझे कौन बचाएगा। आसपास खड़े लोग आर्यन की बात सुनकर हंसने लगते हैं। मोना खुद आर्यन की बात सुनकर हैरान थी, यह लड़का पागल है क्या, अरे अब क्यों उससे चिपक रहा, जाकर चिपके उससे जिसके साथ वो यहाँ आकर पी रहा था। मोना बुरा सा मुंह बनाकर सोचने लगी। तभी अंजलि मोना के पास आकर बोली, सॉरी सॉरी, इन्होंने ज्यादा पी ली है। इतना बोल अंजलि आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आर्यन नीचे उतरो, उनके हाथों में दर्द हो रहा होगा तुम्हें पकड़े हुए। मोना अंजलि की बात सुनकर आर्यन को देखती है तो आर्यन और कसके मोना से चिपक कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं उतरना नीचे और तुम बुरी लड़की दूर रहो मुझसे, मुझे सिर्फ अपनी सुपर वुमेन गर्ल के पास रखना है। अंजलि अपने लिए आर्यन के मुंह से खुद के लिए बुरी गर्ल सुनकर शौक रह जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आर्यन की बात सुनकर मोना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है पल भर के लिए। अंजलि फिर से आर्यन के कंधे पर हाथ रख जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है तो उससे पहले आर्यन उसे हाथ से दूर धक्का देकर बोला, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, मुझे मेरी सुपर वुमेन गर्ल से दूर मत करो और जाओ यहां से। अंजलि गिरते गिरते बचती है। मोना हैरान से आर्यन को देखती है, क्या उसे समझने में गलती हुई है, यह इस लड़की को अपने करीब भी नहीं आने दे रहा है तो ये क्यों आया इसके साथ। मोना इसी सोच में कंफ्यूज थी। तभी बिक्की मोना और आर्यन के पास आ जाता है अपने दोस्तों के साथ और वो मोना के गोद में से आर्यन को दूर करने की कोशिश करते हुए बोला, ये लड़का छोड़ उसे नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा, समझा क्या, छोड़ उसे। बिक्की की बात सुनकर आर्यन अपने हाथों की पकड़ मोना पर कड़क करके बोला, वुमेन गर्ल मुझे बचाओ, यह आदमी मुझे मरेगा। और दो आदमी और आर्यन को मोना से दूर करने की कोशिश करने लगते हैं। आर्यन रोते हुए बार बार बोल रहा था कि उसे उससे दूर नहीं होना। आर्यन के आंखों में नमी भी आ चुकी थी। मोना ये देख बिक्की और उसके दोस्तों से बोली, रहने दो, तुम लोग उन्हें छोड़ो। वे दोनों आदमी दूर हो जाते हैं मोना की बात सुनकर, पर बिक्की मोना की बात सुनकर बोला, लेकिन तुम इस क्यों पकड़े, छोड़ो उसे। आर्यन मोना की आंखों में नम आंखों से देखकर नामे सिर हिला रहा था कि उसे उससे दूर नहीं जाना। मोना आर्यन के आंखों में आंसू देख आपकी बार बिक्की से थोड़ी कड़क आवाज में बोली, मैंने कहा ना उसे छोड़ो। मोना की गुस्से भरी आवाज सुनकर बिक्की हैरान होकर आर्यन को छोड़ को बोला, पर तुम क्यों। लेकिन मोना की लाल आंखें देख वो आगे कुछ नहीं बोलता है। अंजलि भी ये देख दूर खड़ी रहती है। मोना आर्यन के आंखों से आंसू साफ करके बोली, ठीक है, आपको मुझसे कोई दूर नहीं कर रहा है, आप रोना बंद करो बस।
आर्यन हाँ में सिर हिलाकर फिर से मोना से किसी छोटे बच्चे की तरह चिपक जाता है। तभी अंजलि बोली, एक काम करो, तुम आर्यन को मेरे रूम में लेकर चलो जो मैंने बुक किया है। बोलने के बाद अंजलि जैसे ही मोना की तरफ देखती है तो मोना भी कुछ सोच रही थी, फिर वो हाँ में सिर हिलाकर बोली, ठीक है, तुम मुझे अपनी रूम की चाबी दो। मोना अंजलि के पास आकर बोली। अंजलि मुस्कुरा कर बोली, अरे उसकी क्या जरूरत, मैं चल रही हूं ना तुम्हारे साथ आर्यन का ध्यान रखने। मोना घूर के अंजलि को देखकर बोली, जितना बोला जा रहा है उतना ही करो, मुझे रूम की चाबी दो और आज रात के लिए तुम्हारे रूम का सारा पैसे बिक्की सर तुम्हें पे कर देंगे। मोना बिक्की को देखकर बोली। मोना ने एक साथ बिक्की और अंजलि को शॉप दे दिया था। अंजलि मोना के हाथ में रूम की चाबी देते हुए बोली, रूम नंबर 315 पर मैं इसके साथ रात को रुक सकती हूँ, मैं आर्यन की दोस्त हूँ। अंजलि की बात सुनकर मोना नामे सिर हिलाकर बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं उसके साथ, तुम घर जाओ। इतना बोल मोना आर्यन को लेकर लिफ्ट की तरफ चली जाती है। सभी को शौक में छोड़कर बेचारे अंजलि और बिक्की छोटा सा मुंह लेकर मोना को आर्यन को ले जाते हुए देखते रह जाते हैं और वो लिफ्ट से ऊपर चली जाती है। मोना और आर्यन के जाने के बाद अंजलि और बिक्की दोनों के चेहरे गुस्से वाले हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के प्लान फेल हो गया था आर्यन के वजह से। बिक्की अंजलि को देख गुस्से से बोला, क्या तुम अपने बीएफ को नहीं संभाल सकती थी, देखो उसकी वजह से कितना परेशान होना पड़ा सभी को। बिक्की को खुद पर गुस्सा होता देख अंजलि भी गुस्से में बोली, देखो मुझे नहीं पता था कि आर्यन इतना बड़ा सीन कर देगा, मेरा खुद प्लान फेल हो गया। बिक्की मोना की बात सुनकर कंफ्यूज होकर बोला, प्लान, कौन सा प्लान? अंजलि बोली, तुमसे मतलब, इतना बोल वो वहां से चली जाती है। तभी बिक्की के कंधे पर हाथ रख उसका एक दोस्त बोला, छोड़ना यार, वो नहीं तो और कोई, सही कमी थोड़ी है पार्टी में लड़कियों की। बिक्की गहरी सांस लेकर बोला, यार उस जैसा कोई नहीं हो सकती। इतना बोल वो भी चला जाता है। दूसरी तरफ मोना आर्यन को लिफ्ट से बाहर लाकर रूम नंबर 315 की तरफ जाने लगती है। आर्यन अभी भी मोना को टाइटली पकड़े हुए था, उसे डर था कि मोना उसे छोड़कर ना चली जाए। आर्यन को पूरी पार्टी में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था और मोना के शरीर से चिपक कर उसे आराम महसूस हो रहा था और उसे मोना की खुशबू जानी पहचानी लग रही थी और उसका दिल बोल रहा था जिसे यही वो जगह है जहां पूरी दुनिया से वो सुरक्षित है। और यह बात मोना समझ रही थी कि आर्यन केवल उसके पास ही सेफ महसूस कर रहा है, यही वजह थी कि मोना ने बिक्की और अंजलि को आर्यन को उससे दूर नहीं करने दिया। मोना फिर रूम नंबर 315 के आगे आकर उसे खोलकर अंदर जाकर रूम लॉक करके आर्यन को बेड के पास लाकर बोली, अब नीचे उतरो। आर्यन ना में सिर हिला देता है। मोना थोड़ी गुस्से में बोली, मैंने कहा नीचे उतरो। मोना की गुस्से भरी आवाज सुनकर आर्यन अपना सिर ऊपर करके मोना को देख रोते हुए बोला, तुमने मुझे डांटा और गुस्सा भी किया। और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। मोना ये देख हैरान रह जाती है, अब क्या वो इस आदमी को लिए ही खड़ी रहेगी? मोना फिर गहरी सांस लेकर बोली, देखो अब मेरे हाथों और कमर में दर्द होने लगा है, इसलिए तुम नीचे उतर जाओ। मोना की बात सुनकर आर्यन उसकी गोद से नीचे उतर जाता है। ये देख मोना अपने एक हाथ को कमर पर रख बोली, ओ मेरी कमर। और दर्द में बेड पर लेट जाती है अपनी आंखें बंद करके। आर्यन बेड के पास खड़ा मोना को दर्द में देख बेड पर बैठ जाता है और मासूमियत से बोला, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है सुपर वुमेन गर्ल? मोना अपनी आंखें खुलकर आर्यन को देखती है जिसके चेहरे पर उसके लिए परेशानी वाले भाव थे। मोना नामे सिर हिलाकर बोली, हल्का सा है। आर्यन मोना की बात सुनकर उसकी शर्ट को ऊपर करके उसके पेट पर हाथ रख बोला, आपको कहाँ दर्द है? मोना आर्यन के छूने से उसे देखकर बोली, मेरे पेट में नहीं है, वो पीठ में है। अच्छा छोड़ो, तुम सो जाओ। मोना बेड से उठकर आर्यन को आराम से लिटाकर बोली, बेड पर। आर्यन भी एक अच्छे बच्चे की तरह लेट जाता है। मोना फिर उसे चादर ओढ़ा कर जाने लगती है, तभी आर्यन मोना का हाथ पकड़ लेता है। मोना पलटकर आर्यन को देखती है, जो मासूम सा चेहरा बनाकर उसे उससे दूर ना जाने का इशारा कर रहा था। ये लड़का इसी भोली भाली सूरत बनाकर उसे हर बार अपनी बात मनवा लेता है, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो क्वीन से अपनी बात मनवा सके, पर वो इस लड़के के आंखों में देख सब कुछ भूल जाती है। क्यों, आखिर क्यों? थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में आंसू आए थे पहली बार, वो भी इसी लड़के के वजह से। मोना यही सोच गहरी सांस लेकर आर्यन के सिर के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ रख बोली, अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रही कहीं, आप सो जाओ। मोना की बात सुनकर आर्यन उसकी गोद में अपना सिर रखकर बोला, सुपर वुमेन गर्ल, क्या तुम हवा में उड़ सकती हो? आर्यन मासूम सा चेहरा बनाकर मोना के चेहरे की तरफ देखकर बोला।
मोना जो किसी सोच में डूबी थी वो आर्यन की बात सुनकर हैरानी से अपना सिर नीचे करके आर्यन को देखती है। क्या है ये लड़का यार, वो कब से हवा में उड़ने लगी। मोना को खुद को घूरता देख आर्यन बोला, अरे बताओ ना, क्या तुम शक्तिमान की तरह हवा में उड़ सकती हो। मोना आर्यन की बात सुनकर बोली, मैं इंसान हूं, कोई एलियन या पावरफुल गर्ल नहीं। मोना की बात सुनकर आर्यन उठकर बेड पर बैठ मोना को देखते हुए बोला, तो फिर तुमने मुझे कैसे बचाया शक्तिमान की तरह, और तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं खतरे में हूं। मोना आर्यन की बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है। ये लड़का पीने के बाद क्या अपने दिमाग को खो बैठता है, अरे उसे कोई सपना थोड़ी आता है कि आर्यन खतरे में है, जाओ उसे बचाओ। मोना को अभी भी सोचता देख आर्यन उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए बोला, बोलो ना सुपर वुमेन गर्ल, क्या तुम्हारे पास सुपर पावर है जिससे तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाता है। मोना आर्यन की बात सुनकर गहरी सांस लेकर आर्यन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसके आंखों में देखकर बोली, हाँ है मेरे पास सुपर पावर, अगर आपको कोई चोट पहुंचाता है तो मुझे आपके दिल से आवाज सुनाई देती है कि आप खतरे में हो, और फिर मैं वहां आकर आपको बचा लेती हूँ, शक्तिमान की तरह जो अपनी गीता विश्वास को बचाता है वैसे। मोना की बात सुनकर आर्यन की आंखों में चमक आ जाती है। आर्यन के आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान देख मोना फिर से खोसी जाती है और उसके होठ खुद खुद आर्यन के होठों की तरफ बढ़ने लगते हैं। आर्यन ये देख बोला, आप क्या कर रही हो। मोना आर्यन के आंखों में देख बोली, तुम्हें क्या लग रहा है। आर्यन मोना के आंखों में देख बोला, मुझे क्या पता, लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले मोना उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है। अपनी आंखें बंद करके आर्यन ये देखकर शॉक हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपने सिर को पीछे ले जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मोना ने उसे उसके गर्दन से पकड़ा हुआ था जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। मोना जो अपनी आंखें बंद करके आर्यन को किस कर रही थी, वो आर्यन को ऐसा करता देख अपने हाथों की पकड़ कस लेती है आर्यन पर और उसे पेनफुली किस करने लगती है और उसके दूसरा हाथ आर्यन के शर्ट के बटन खोलकर उसके सीने पर चलने लगता है। पता नहीं मोना को क्या हो रहा था, लेकिन वो खुद से अपना कंट्रोल खो सी रही थी। आर्यन अब अजीब सा महसूस कर रहा था और वो मोना को कंधे से पकड़ उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगता है। थ्रोइंग किसेस, वो छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही। आर्यन की बात सुनकर मोना उसे छोड़ देती है। आर्यन गहरी गहरी सांस लेने लगता है और मोना उसकी शर्ट निकालने लगती है। आर्यन नॉर्मल होकर बोला, तुम मुझे किस, लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले मोना फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है। आर्यन मोना के ऐसा करने से पीठ के बल बेड पर लेट जाता है और मोना उसके ऊपर आकर उसे किस कर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मोना की अब और ज्यादा इच्छा बढ़ रही थी। मोना आर्यन को किस करते हुए ही अपना एक हाथ आर्यन के पेट से नीचे ले जाकर उसके पैंट का हुक खोलकर अपना हाथ उसके अंडरवियर के अंदर डाल देती है। आर्यन मोना के ऐसा करने से हैरानी से उसे देख अपने हाथ से मोना का वो हाथ पकड़कर बोला, ये तुम क्या कर रही हो, ये गलत है, मैं शादीशुदा हूं, प्लीज मुझे छोड़ो। पर मोना अब अपना कंट्रोल खो सी गई थी और यह शायद उस ड्रिंक का असर है जो बिक्की और उसके दोस्तों ने मोना को दी थी, जिसे मोना ने केवल थोड़ा ही जीभ से लगाई थी, पर उसमें मिलाया गया ड्रग्स बहुत पावरफुल था। अगर मोना उसे ड्रिंक को पूरा पी लेती तो खुद को भूल किसी के साथ भी कुछ भी कर लेती, पर उसने ड्रिंक सिर्फ अपने जीभ से छू थी। मोना को अभी इतना होश था कि वो जिसे आदमी के साथ अभी बेड पर है वो उसका पति है, तो क्यों खुद को रुके। यही कारण था कि वो आर्यन और उसकी बच्चों जैसी बातों को इग्नोर करके अपने अंदर बढ़ती गर्मी को शांत कर रही थी। पर बेचारे आर्यन का क्या, उसे लग रहा था कि यह लड़की जिसने उसे बचाया वो ही उसके साथ जबरदस्ती कर रही है। इस समय आर्यन की हालत एक अबला मर्द की तरह थी जो खुद को बचाने के लिए मोना के आगे अपनी इज्जत की भीख मांग रहा था। आर्यन मोना के कंधे पर हाथ रख रोते हुए बोला, प्लीज सुपर वुमेन गर्ल, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मेरी एक शक करने वाली बीवी भी है, अगर उसे पता चला कि उसका पति किसी और के साथ रात बिता कर आया है तो वो मुझे गोली मार देगी और साथ में डिवोर्स भी दे सकती है। प्लीज सुपर वुमेन गर्ल, भगवान के लिए इस अबला मर्द को छोड़ दो। खुद के लिए आर्यन के मुंह से शकेली बीवी शब्द सुनकर मोना लाल पाउटिंग आंखों से घूर के आर्यन को देखकर बोली, अगर एक शब्द और निकाला अपने मुंह से तो मैं यही गोली मार दूंगी आपको। मोना की बात सुनकर आर्यन हैरान होकर बोला, तुम भी मुझे मार दूंगी, मतलब में गलत था, तुम मेरी सुपर वुमेन गर्ल नहीं हो बल्कि मेरी इज्जत से खेलने वाली लड़की हो। आर्यन नम आंखों से बोला। मोना आर्यन की बात को इग्नोर कर उसके होठों से किस करते हुए नीचे की ओर जाने लगती है। ये देख आर्यन ऊपर देखते हुए बोला, पूजा जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपका पति मजबूर है, मेरी रक्षक ही भक्षक बनकर मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है और मैं एक अबला मर्द कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं मजबूर हूं।
आर्यन नम आंखों से बोला। मोना जो आर्यन का पैंट उतार रही थी वो आर्यन की बात सुनकर हैरान थी। यह पागल लड़का क्या क्या बोलता रहता है, जरूर पीने के बाद इसका दिमाग हिल गया है। मोना फिर अपना सिर हिला देती है, इसमें वो कर भी कुछ नहीं सकती, उसे सारी उम्र अब इस लड़के को और इसकी नौटंकी को झेलना है। इतना सोच मोना आर्यन का पैंट भी निकाल देती है और फिर शर्ट को, और अब आर्यन केवल अंडरवियर में था और मोना से दूर होकर बेड के एक कोने में अपना मुंह अपने घुटनों में छुपाकर रो रहा था, जिससे सच में मोना ने उसकी इज्जत लूटने वाली हो। मोना बेड पर खड़ी होकर अपने भी ऊपर के कपड़े, टॉप और पैंट निकाल देती है। अब वो भी केवल पेटी और ब्रो में थी, लेकिन उसने मास्क था नहीं उतारा, पता नहीं क्यों। मोना आर्यन को देख बोली, अब तो मुझसे नहीं बच सकते। मोना हल्का सा हंसते हुए बोली। आर्यन अपना सिर ऊपर करके मोना को नम आंखों से देखकर बोला, तुम मेरे शरीर को पा सकती हो लेकिन मेरी रूह पर केवल मेरी बीवी का हक है। आर्यन के बात सुनकर मोना मुस्कुराने लगती है। यह इतना मासूम क्यों है यार, अब तो वो चाहकर भी खुद को नहीं रोक सकती। यही सोच मोना बेड पर बैठकर आर्यन की तरफ बढ़ते हुए बोली, ओके, आज मुझे तुम्हारे जिस्म से मतलब है, अपनी आत्मा तुम अपनी बीवी के लिए बचा लो। और आर्यन का एक पैर पकड़ उसे अपने तरफ खींचकर बेड पर उसके ऊपर आकर आर्यन के आंखों में देखकर बोली, एंजॉय दिस मोमेंट। आर्यन बुरा सा मुंह बना लेता है। मोना की बात सुनकर यह उसकी इज्जत लौट रही है, वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है और ये लड़की बोल रही एंजॉय करो। मोना आर्यन के चेहरे के भावों को इग्नोर कर आर्यन के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है। पूजा के मॉम डैड का घर। पूजा की जीप घर के बाहर आकर रुकती है और वो जीप से उतरकर जल्दी से घर के अंदर आ जाती है। हॉल में सोफे पर बैठे पूजा के माँ बाप जो कॉफी पीते हुए बात कर रहे थे, वो पूजा को इतने तेजी से आते देख सोफे से खड़े हो जाते हैं। पूजा की माँ बोली, क्या हुआ बेटी, तू इतनी जल्दी में क्यों आ रही है और तू पुलिस के जॉब से आज इतनी लेट कैसे हो गई। पूजा के पिता भी हाँ में सिर हिला देते हैं अपने वाइफ की बात सुनकर। पूजा उनके पास आकर थोड़ी गुस्से में बोली, माँ घर में इतने सारे नौकर हैं, फिर आप क्यों मेरे पति रोहित से घर का सारा काम करवाती हो। पूजा की बात सुनकर उसकी मम्मी यानी मीना जी बोली, अरे तो इसमें इतना गुस्से में क्यों है, तू वो आदमी वैसे भी घर में बैठा बैठा क्या करता है, कोई जॉब तो करता नहीं, तेरा पति तो घर का थोड़ा सा काम कर लिया तो क्या हुआ। मीना जी की बात सुनकर पूजा बोली, मॉम तो आप उनसे घर के नौकरों वाला काम कराएंगी। मीना जी हैरान होकर अपनी बेटी पूजा को देखती हैं। पूजा के पिता यानी राजीव जी बोले, तुम अपने माँ से इस तरह कैसे बात कर सकती हो, वैसे भी तुमने उस भिखारी और नल्ले आदमी से शादी करके इस घर की नाक तो कटाए ही चुकी हो, अब उसे कोई काम ना कराकर आलसी और बना दो। पूजा बोली, डैड वो मेरा फैसला था, तो मुझे किसे शादी करनी है और घर में औरत कमाए या मर्द क्या फर्क पड़ता है, और मैंने उससे ये देखकर शादी नहीं की वो नौकरी करता है या नहीं, मुझे वो पसंद था इसलिए मैंने उससे शादी की बस। पूजा की बात सुनकर मीना जी सोफे पर बैठकर अपना सिर पकड़कर बोली, मेरे तो कर्म फूट गए इस लड़की को पैदा करके, अरे कितने अच्छे और अमीर घर के रिश्ते आ रहे थे इसके शादी के लिए, लेकिन मुझे क्या पता इसे दिल्ली पढ़ने के लिए भेजकर हमने सबसे बड़ी गलती की और वहां से उस लंगूर से शादी करके आ जाएगी। मीना जी की बात सुनकर राजीव जी पूजा को देख बोले, पूजा बेटी तुम्हारी माँ सही बोल रही है, अगर तुम आज भी उस लड़के रोहित को डिवोर्स दे दो तो कल ही तुम्हारे लिए 50 रिश्ते आ जाएंगे, वो भी एक से बढ़कर एक। पूजा अपने मॉम डैड की बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोली, देखो मॉम डैड, मैंने कई बार बोला, एक बार फिर बोल रही हूँ कि आप मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं अब मरना पसंद करूंगी लेकिन रोहित को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोल पूजा गुस्से में सीढ़ियों से अपने रूम में चली जाती है। मीना जी और राजीव जी बस उसे जाते हुए देखते रहते हैं। दूसरी तरफ ताज होटल के रूम नंबर 315 में बेड पर आर्यन नीचे केवल अंडरवियर में और मोना उसके ऊपर, वो भी पैंटी और ब्रा में। मोना आर्यन के सीने पर किस करते हुए नीचे की ओर जा रही थी और आर्यन अपनी आंखें बंद कर लंबी गहरी सांस ले रहा था। मोना आर्यन के पेट पर किस करने के बाद अपने दोनों हाथ आर्यन के अंडरवियर के ऊपर रख एक नजर आर्यन को देखती है, तो आर्यन भी मोना और उसके हाथों को देखकर ना में सिर हिला देता है कि वो अब आगे ना बढ़े। पर मोना बस उसे एक टेढ़ी मुस्कान पासकर एक झटके से आर्यन के अंडरवियर को उतारकर दूर फेंक देती है। ये देख आर्यन कसके अपनी आंखें बंद कर लेता है। गया खत्म, बाय, हो गया कांड, लूट गई उसकी इज्जत। आर्यन यही सोच टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहा था। मोना आर्यन को ऐसा करता देख बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, ये दुनिया का पहला मर्द है जो ये सब नहीं करना चाहता। मोना फिर आर्यन के मेन पार्ट को अपने एक हाथ में लेकर उसे ऊपर नीचे करने लगती है। मोना के ऐसा करते ही आर्यन के मुंह से एक लंबी आ निकल जाती है।
मोना आर्यन को देखती है जो उसके ऐसा करने से आनंद में खोसा रहा था। मोना फिर एकदम से आर्यन के मेन पार्ट को छोड़ देती है, जिसका एहसास होते ही आर्यन अपनी आंखें खुलकर मोना को कंफ्यूज होकर देखता है। मोना आर्यन के चेहरे के भाव देखती है जो उसे देखकर बोल रहा हो कि आप रुक क्यों गई, और आर्यन को मोना का बीच में रुकना अच्छा ना लगा हो। मोना ये देख हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर अपना सिर आर्यन के मेन पार्ट की तरफ ले जाने लगती है और आर्यन को देखते हुए ही उसका मेन पार्ट अपने मुंह में ले लेती है। मोना को ऐसा करता देख आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो मोना को देख बोला, तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो जो उसे लॉलीपॉप की तरह अपने मुंह में ले लिया है, और उसे खाना मत, वो मेरे पास एक ही है। आर्यन ने यह बात बहुत मासूमियत से बोली थी, जिसे वो क्या बोल रहा है वो उसे ही नहीं पता हो। मोना शॉक थी आर्यन की बात सुनकर। उसका तो पता नहीं कि वो बच्ची है या नहीं, लेकिन उसने जरूर एक बच्चे से शादी कर ली, पर अब वो इसका कुछ कर भी नहीं सकती। यही सोच मोना आर्यन और उसके चेहरे को इग्नोर करके अपना सिर ऊपर नीचे करने लगती है। आर्यन जो मोना को देख रहा था वो मोना को ऐसा करता देख फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके हाथ खुद ऊपर उठ मोना के सिर के बालों में आकर घूमने लगते हैं। मोना को इसका एहसास होते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद मोना अपना सिर ऊपर करके बेड से खड़े हो जाती है और अपनी पैंटी निकाल देती है, जिसे देख आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेता है। मोना मुस्कुराकर आर्यन के ऊपर उसके मेन पार्ट पर बैठ जाती है। आर्यन अपनी आंखें खुलकर मोना को देखता है तो मोना अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे ले जाकर अपनी ब्रा भी निकाल देती है। आर्यन मोना को देख बोला, जब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं तो क्या तुम मुझे अपना चेहरा नहीं देखोगी, यह मास्क हटाकर। इतना बोल वो मोना के चेहरे से मास्क निकलने के लिए अपना हाथ मोना के चेहरे की तरफ बढ़ाने लगता है। आर्यन की बात सुनकर और उसे ऐसा करता देख मोना जल्दी से उसका हाथ पकड़कर आर्यन को देख बोली, नहीं अभी इसका समय नहीं आया, मैं खुद तुम्हें अपना चेहरा दिखूंगी, पर अभी नहीं। आर्यन हाँ में सिर हिला देता है, वो इंतजार करेगा उस दिन का। मोना फिर आर्यन के मेन पार्ट को पकड़ उसे अपने अंदर लेकर ऊपर नीचे होने लगती है और आर्यन के दोनों हाथों को अपने दोनों उभार रख देती है। फिर दोनों प्यार के पल में खो जाते हैं। सिंह विला हॉल में डाइनिंग टेबल पर मनीषा जी और मनीष और राहुल डिनर कर रहे थे। राहुल खाना खाते हुए बोला, माँ वैसे वो लड़की जिसे आप अपनी बहू बनाकर लाई थी वो कोई गैंगस्टर है क्या? राहुल की बात सुनकर मनीष जी को जोर जोर से खांसी आने लगती है। मनीषा जी मनीष जी के आगे पानी का गिलास करके राहुल से बोली, क्यों तुमने कुछ देखा क्या? राहुल डरते हुए बोला, वो उसने मना किया था कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को कुछ भी बोला तो मुझे गोली मार देगी। इतना बोल राहुल की शक्ल रोनी से हो जाती है। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी मनीष जी को एक नजर देख फिर राहुल को देख बोली, वो कौन, कहीं पूजा ने तो नहीं बोला ऐसा? राहुल हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ, और मुझे लगता है वो हमसे अपनी असली पहचान छुपा रही है। इतना बोल राहुल अपने मॉम डैड के चेहरे की तरफ देखता है, जिन्हें देख वो थोड़ा सोचकर बोला, एक मिनट, आप दोनों ने ही उसे पसंद किया था आर्यन के लिए, इसका मतलब आप दोनों को उसकी सच्चाई पता होगी कि वो कौन है। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी और मनीष जी एक दूसरे को देखते हैं। ये देख राहुल बोला, इसका मतलब मेरा शक सही है, आप दोनों ही गैंगस्टर लड़की को इस घर में लेकर आए हो। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी गहरी सांस लेकर उसे सब कुछ बता देती हैं कि कैसे उसके डैड उस लड़की यानी मोना के पास गए थे कि वो आर्यन से शादी करके उसे मार दे, पर वो लड़की इस घर में आकर उल्टा उन्हें परेशान करने लगी और आर्यन को मारने की जगह। अपनी मां की पूरी बात सुनकर राहुल शौक से कुर्सी से खड़ा होकर बोला, क्या आप लोगों ने एक गैंगस्टर की बात पर विश्वास करके उसे इस घर की मालकिन बना दिया? अब लोगों पागल हो गया। राहुल की बात सुनकर मनीष जी हैरान होकर उसे देखने लगते हैं, पर मनीषा जी बोली, तुमने अपने मॉम डैड को पागल बोला? राहुल अपना सिर पकड़कर वापस कुर्सी पर बैठकर बोला, तो क्या आप लोगों की आरती उतारो अपने पागलों जैसे काम ही, क्या अब ये दौलत तो हाथ से जाएंगी, साथ में अपनी जान भी। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी और मनीष जी एक दूसरे को देख जल्दी से नामे सिर हिलाने लगते हैं कि उन्हें नहीं मरना। राहुल उन्हें देख बोला, हम उसे इस घर पर कब्जा करने से पहले उसे हमेशा के लिए इस घर से और आर्यन की लाइफ से निकलना होगा, तभी हमारी जान और ये दौलत बच सकती है। मनीषा जी बोली, लेकिन हम उसे कैसे निकालेंगे? अगर उसे थोड़ा भी हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो वो हमें गोली मार देगी। अपनी मां की बात सुनकर राहुल थोड़ी देर सोचकर बोला, अगर आर्यन उसे अपनी लाइफ से निकाले तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। इतना बोल उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। मनीषा जी और मनीष जी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं कि इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है।
राहुल बोला, अगर आर्यन उस लड़की को किसी और के साथ बेड पर देख ले तो। राहुल की बात सुनकर मनीष जी बोले, तो क्या? राहुल मनीष जी को घूर के देखकर बोला, डेड, अगर आदमी अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के बाहों में देख ले तो वो आदमी अपनी बीवी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी और मनीष जी हैरान रह जाते हैं कि उनके नालायक बेटे में इतना दिमाग आया कहां से, और तीनों खुश होकर इसकी प्लानिंग करने लगते हैं। पर इस बात से अनजान मोना और आर्यन होटल रूम में बेड पर एक दूसरे से प्यार करते करते सो गए थे गहरी नींद में। आर्यन तो पूरी तरह से थक गया था, मोना ने उसे पूरा निचोड़ लिया था, उन्होंने कम से कम 2 से 3 बार किया। मोना के ऊपर से जब तक ड्रग्स का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ तब तक वो आर्यन को परेशान करती रही। अब आर्यन सीधा सो रहा था और मोना उसके ऊपर उल्टी उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। वो ड्रग्स के नशे में भूल ही गई कि इस बार उन्होंने प्रोटेक्शन यूज ही नहीं किया करते समय। छोड़ो, अब देखते हैं सुबह क्या होगा जब दोनों की नींद के साथ ही दोनों का नशा भी उतरेगा। चलो देखते हैं कि पूजा के घर पर क्या हो रहा है। पूजा अपने मॉम डैड से लड़कर जैसे ही सीढ़ियों से अपने रूम में पूछती है तो देखती है रोहित उदास सा मुंह लेकर बेड पर बैठा हुआ था। पूजा ये देख जल्दी से रूम के अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ पतिदेव, तुम इस तरह क्यों बैठे हो जैसे तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई हो? पूजा रूम में आते हुए रोहित को देख बोली, क्या हुआ पतिदेव, तुम इस तरह बेड पर क्यों बैठे हो जैसे कि तुम्हारी वाइफ भाग गई हो? पूजा मुस्कुराते हुए अपनी पुलिस की वर्दी चेंज करने लगती है। रोहित पूजा की बात सुनकर उसे देखकर बोला, पूजा जी, मॉम डैड सही बोल रहे हैं, आपने क्योंकि मुझ जैसे लड़के से शादी जो कुछ नहीं करता आपको छोड़ देना चाहिए मुझे। पूजा जो अलमारी में अपनी टोपी और बंदूक रखकर अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रही थी, वो रोहित की बात सुनकर पलटकर हैरानी से उसे देखकर बोली, इसका मतलब तुमने मेरी और मेरे मॉम डैड की बात सुन ली ना पतिदेव? रोहित जो अपना सिर नीचे करके बैठा हुआ था बेड पर, वो अपना सिर ऊपर करके पूजा की आंखों में देखकर हाँ मैं सिर हिलाकर बोला, आप जब घर आती हो आपकी जीप की आवाज सुनकर मैं समझ जाता हूँ कि आप आ गई हो, इसलिए मैं रूम में से बाहर आ रहा था तभी मैंने सुनी। इतना बोल रोहित उदास होकर फिर से अपना सिर नीचे कर लेता है। पूजा रोहित की बात सुनकर और उसे उदास देखकर गहरी सांस लेकर बेड के पास आकर रोहित के बगल में बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर रोहित की आंखों में देखकर बोली, रोहित तुम्हें पता है ना कि तुम अब मेरी जान हो, और ऐसा कहाँ लिखा है कि एक मर्द ही कमाकर अपने घर चलाए? अगर औरत सक्षम है तो वो भी घर से बाहर जाकर कमा सकती है और मर्द घर देखे। पूजा की बात सुनकर रोहित हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ये सब कहने में अच्छा लगता है पूजा जी, मान लो आप किसी पार्टी में हो और आपके सामने आपके दोस्त खड़े हैं जो सभी अपनी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं। जब उनमें से कोई आपसे पूछेगा कि आप पुलिस वाली हो और आपका पति क्या करता है, तब आप उस समय कुछ बोल पाएगी कि आपका पति कुछ नहीं करता, वो नल्ला है, अपनी बीवी के पैसे की कमाई खा रहा है। इतना बोल रोहित पूजा के हाथों को अपने चेहरे से हटा देता है और बेड से खड़ा होकर जाने लगता है बालकनी की तरफ। पूजा रोहित की बात सुनकर हैरान थी, वो रोहित को जाता देख एकदम से बेड से खड़े होकर रोहित के पीछे से गाले लगकर रोते हुए बोली, नहीं जाना मुझे इस तरह की पार्टी में, और नहीं चाहिए मुझे इसे दोस्त जो मेरे सामने मेरे पति का मजाक बनाए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए रोहित और कोई नहीं। इतना बोल पूजा जोर जोर से रोने लगती है और वो कसके रोहित को अपने बाहों में भरे रहती है पीछे से। पूजा को अब डर लगने लगा था रोहित की ऐसी बात सुनकर कि वो उसे छोड़कर ना चला जाए, फिर वो क्या करेगी, वो तो रोहित के बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकती। यही सोच सोचकर उसके आंखों में से आंसू बह रहे थे। रोहित पूजा की बात सुनकर और उसके ऐसा करने से रोहित गहरी सांस लेकर पूजा के हाथों को पकड़कर बोला, अच्छा ठीक, मैं कहीं नहीं जा रहा, अब तुम रोना बंद करो। पूजा अपने हाथों की पकड़ रोहित पर कसके बोली, नहीं मैं नहीं छोड़ने वाली तुम्हें, तुम भाग गए तो। पूजा की बात सुनकर रोहित हंसते हुए बोला, तो आप मुझे पकड़ लेना, आप भी तो पुलिस वाली हो। रोहित पूजा के हाथों को नीचे करके पीछे पलटकर बोला। फिर पूजा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके आंखों में देखते हुए उसके आंखों से आंसू साफ करके बोला, सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपके मॉम डैड भी गलत नहीं है पूजा जी, कौन से माँ बाप मुझे जैसे दामाद को पसंद करेंगे? रोहित की बात सुनकर पूजा नम आंखों से रोहित की आंखों में देख बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मेरे पति आप हो, ये बात उन्हें भी माननी पड़ेगी, वरना हम वापस दिल्ली चले जाएंगे सब कुछ छोड़कर, पर मैं आपको छोड़ने का लाइफ में नहीं सोच सकती। पूजा की बात सुनकर रोहित पूजा को एकदम से गाले लगाकर बोला, आई लव यू पूजा जी, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप खुद मुझे अपनी लाइफ से जाने के लिए नहीं बोल देती। रोहित की बात सुनकर पूजा रोहित के गाले लगे ही मुस्करा कर बोली,
आई लव यू टू पतिदेव, और वो दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे आपसे ऐसा कुछ भी बोलना पड़े। पूजा की बात सुनकर रोहित गहरी सांस लेता है, क्योंकि वो दिन आएगा जब उसका पास्ट उनके रिश्ते के आगे खड़ा होगा, जब पूजा को फैसला करना होगा कि क्या वो उसके पास्ट को भूल उसे माफ कर पाएगी या उनका रिश्ते के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही सोच रोहित की आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन वो उन्हें साफ कर पूजा से अलग होकर बोला, अच्छा अब आप बेफिक्र होकर अपने कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना बोल रोहित जाने लगता है, पर पूजा उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे कुछ नहीं खाना, बस आप मेरे पास रहो। रोहित पूजा की बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तो फिर आप कपड़े निकाल रही हो या मैं निकालूं? रोहित पूजा की वर्दी के ऊपर के बटन खोलकर बोला। पूजा रोहित की बात सुनकर शौक रह जाती है और जल्दी से रोहित के हाथों को दूर करके बोली, मैं कर सकती हूँ, आप जाकर बेड पर आराम करो। इतना बोल पूजा अपने लाल चेहरे के साथ जाकर कपड़े चेंज करने लगती है। पूजा जैसे ही कपड़े चेंज कर पीछे पलटती है तो वो रोहित से टकरा जाती है। पूजा रोहित को देख गुस्से से बोली, क्या पतिदेव आप मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? मुझे लग। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले रोहित अपने होठ पूजा के नर्म होठों पर रख उसे किस करने लगता है। पूजा ये देख अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। तभी रोहित पूजा की कमर पर हाथ रख उसे खुद से चिपका लेता है। पूजा भी फिर रोहित के कंधे पर हाथ रख उसके किस में उसका साथ देने लगती है। किस करते हुए ही रोहित पूजा को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ जाने लगता है। ये देख पूजा शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। रोहित पूजा को बेड पर लिटाकर उसे किस करते हुए बोला, वैसे वाइफी तुम कपड़े नहीं पहनने थे, अब मुझे इन्हें फिर से उतारने पड़ेंगे। पूजा रोहित की बात सुनकर उसके गले में हाथ डालकर मुस्कुरा कर बोली, अच्छा पतिदेव, तो फिर आपको भी मुझे बताना चाहिए था कि आपका ऐसा कुछ प्लान है। रोहित फिर पूजा के शर्ट उतार कर बोला, कोई बात नहीं, अभी भी देरी नहीं हुई। और दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार कर एक दूसरे से प्यार करते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय 9 बजे होटल के रूम में बेड पर मोना और आर्यन एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। तभी बेड के नीचे पड़ा आर्यन का पेन जिसमें उसका फोन था, उसमें लिली का कॉल आने लगता है ऑफिस से, जिसकी आवाज सुनकर पहले आर्यन की नींद खुलती है और बेड के आसपास अपने हाथ रखते हुए नींद में बोला, यार सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है? पूजा जी, मेरा फोन कहाँ है? आर्यन को लग रहा था कि वो अपने घर पर रूम में बेड पर अपनी बीवी पूजा के साथ है, लेकिन शौक लगना अभी बाकी था उसे। आर्यन फिर धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने सीने पर सिर रख सो रही मोना के सिर पर किस करके बोला, गुड मॉर्निंग पूजा जी। और इतना बोल वो मोना को साइड में लिटाकर हल्की सी अपनी आंखें खुलकर अपना सिर पकड़कर बोला, यार मेरे सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? और वो बेड के कोने में जाकर अपना पैंट उठाकर उसमें से अपना फोन निकालकर कॉल रिसीव करके नींद में ही बोला, कौन है यार, क्यों सुबह सुबह कॉल कर रहा है? आर्यन की नींद भरी आवाज सुनकर दूसरी तरफ से लिली बोली, गुड मॉर्निंग सर, और सुबह के 9 बज चुके हैं, आप ऑफिस आ रहे हो क्या? लिली की बात सुनकर आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बेड से खड़ा होकर बोला, क्या सच में? और फिर अपने फोन में टाइम देखकर अपना सिर पकड़कर बोला, मैं इतना लेट कैसे सो सकता हूँ? लिली बोली, तो सिर आप आ रहे हैं ना? आर्यन हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ। और कॉल काटकर खुद को देखता है तो उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। आर्यन फिर कपड़े पहनते हुए आसपास देखता है तो उसे ये रूम अपना नहीं लगता है। आर्यन अपना सिर पकड़कर बोला, मैं कहाँ हूँ और मेरा सिर दर्द क्यों? इतना बोल उसे रात को हल्का सा याद आता है कि वो पार्टी में आया है, फिर उसने ड्रिंक पी थी मिस्टर कपूर के कहने पर, फिर उसके बाद क्या हुआ? आर्यन कोशिश करता है पर आगे उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। आर्यन फिर अपने कपड़े पहनकर मोना के पास आकर बोला, पूजा जी। और जैसे ही वो मोना को सीधा करता है तो उसके चेहरे पर मास्क देख वो एकदम से घबरा जाता है कि यह लड़की कौन जिसके साथ उसने पूरी रात निकाली। पर अब उसे हल्का सा याद आ जाता है कि जब वो नशे में स्टेज से गिर रहा था तो एक मास्क वाली लड़की ने उसे बचाया था, जिसे याद कर वो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखकर बोला, यह मैंने क्या कर दिया नशे की हालत में? और वो जल्दी से बेड से नीचे उतरकर एक नज़र बेड पर लेटी लड़की को देख बोला, नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मैं कोई सपना देख रहा हूं, मैं अपनी बीवी को धोखा कैसे दे सकता हूं? नहीं नहीं, यह सच नहीं। और उसके माथे से पसीना आने लगा। आर्यन फिर बिना 1 मिनट की देरी करे रूम से निकल जाता है और भागकर लिफ्ट से नीचे आ जाता है और फिर होटल के बाहर आकर देखता है तो उसे साइड में अपनी कार खड़ी दिखाई देती है, जिसे देख आर्यन जल्दी से उसके पास आकर कार का पीछे का गेट खुलकर अंदर बैठ जाता है।
अभी भी उसकी दिल की धड़कन तेज चल रही थी। राजू अंकल जो आगे सीट पर बैठे हुए थे वो आर्यन को देख बोले, आप आ गए आर्यन बाबा, अब हम कहाँ चले, घर या ऑफिस? राजू अंकल की बात सुनकर आर्यन अपना सिर नीचे करे ही बोला, ऑफिस, हाँ ऑफिस चलो। राजू अंकल को आर्यन का व्यवहार अजीब लगा पर वे कुछ बोलते नहीं हैं, बस कार को ऑफिस की तरफ ले जाते हैं। आर्यन अपना सिर ऊपर करके एक बार भी राजू अंकल को नहीं देखता है। अब आर्यन की आंखों में नमी थी और वो यही सोच रहा था कि किस मुंह से अपनी बीवी का सामना करेगा। उसकी हिम्मत तो राजू अंकल को देखने की नहीं हो रही थी, इसलिए वो साइड में रखा अपने बैग में से लैपटॉप निकालकर उसमें काम करने का नाटक करने लगता है। आर्यन रात के पल को याद कर पागल सा हो रहा था, क्योंकि उसने ड्रिंक जब उसे होश नहीं रहता है। कार आधा घंटे बाद ऑफिस के आगे आकर रुकती है। राजू अंकल इंतजार करते हैं कि आर्यन कार से उतरेगा, लेकिन काफी देर बाद जब आर्यन अपना सिर नीचे करके खोया सा दिखाई देता है तो राजू अंकल थोड़ी चिंता करते हुए बोले, क्या हुआ आर्यन बाबा, कोई परेशानी है क्या? आर्यन राजू अंकल की बात सुनकर घबराते हुए बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, आपने कार क्यों रोकी? राजू अंकल कंफ्यूज होकर बोले, आर्यन बाबा हम ऑफिस पूछ चुके हैं। आर्यन अपना सिर मोड़कर अपने ऑफिस को देख बोला, ओ हम आ गए, मुझे पता ही नहीं। आर्यन हंसने का नाटक करके बोला और वो जल्दी जल्दी में अपना लैपटॉप नीचे गिरा देता है, जिसे देख वो वापस उठाकर उसे बैग में रख जल्दी से कार से बाहर निकलकर ऑफिस के अंदर चला जाता है तेज कदमों से। राजू अंकल आर्यन का ऐसा व्यवहार देख बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि पहली बार आर्यन को देख ऐसा लग रहा था जिसे उनके साथ कुछ हुआ हो और वो बड़ी परेशानी में हो। यही सोच वो अपना फोन निकालकर मोना का नंबर देखने लगते हैं। मोना ने उन्हें यह नंबर इसलिए दिया था ताकि अगर आर्यन को थोड़ा भी खतरा हो तो राजू अंकल कॉल कर उसे बता सकें। और जैसे ही उन्हें नंबर दिखाई देता है तो वो उसे डायल कर देते हैं, पर कई बार रिंग जाने पर भी मोना कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। ये देख राजू अंकल कंफ्यूज होकर बोले, पूजा बहू मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही? दूसरी तरफ उसी होटल रूम में आर्यन के जाने के बाद भी मोना गहरी नींद में सो रही थी, वे फिक्र होकर कि कुछ हुआ ही नहीं हो। मोना का पैंट भी बेड के नीचे पड़ा था जिसमें उसका फोन था और वो काफी देर से बज रहा था। मोना को कोई होश नहीं था। काफी देर बाद भी जॉब मोना नहीं उठती है तो कॉल आना ही बंद हो जाता है। करीब 1 घंटे बाद मोना की नींद खुलने लगती है और बेड पर बैठकर बोली, आर्यन मेरा सिर दर्द हो रहा है। इतना बोल उसकी नजर रूम में जाती है तो उसे रात का एक बार में सब कुछ याद आ जाता है, जिसे याद कर वो गहरी सांस लेकर बोली, मैं तो होटल रूम में हूँ। इतना बोल मोना अपने आसपास देखकर बोली, आर्यन कहाँ गए? फिर कुछ सोचकर बोली, हो सकता है ऑफिस निकल गए होंगे, वैसे भी उन्हें यही लग रहा होगा कि उन्होंने रात किसी और साथ बताई होगी। इतना बोल मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो नीचे पड़े अपने सारे कपड़े उठाकर पहनने लगती मुस्कुराते हुए। अब देखने में मजा आएगा। उसे अपने पति की हालत बहुत शौक था ना उससे झूठ बोलकर पार्टी में अंजलि के साथ आने का। यही सोच मोना अपने कपड़े पहनकर अपना फोन निकालकर बोली, चलो कॉल करके उनके हाल चाल पूछ लिए जाए। पर राजू अंकल की 10 मिस कॉल देख वो हैरान होकर बोली, राजू अंकल ने मुझे कॉल क्यों? क्या आर्यन किसी मुसीबत में है? यही सोच उसके चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं। मोना फिर बिना 1 मिनट की देरी की राजू अंकल का नंबर डायल कर देती है अपने फोन से। कुछ रिंग जाने के बाद राजू अंकल कॉल उठा लेते हैं। मोना घबराते हुए बोली, अंकल क्या हुआ? क्या आर्यन ठीक? आपके इतने सारे कॉल देख मैंने आपको कॉल किया, सॉरी मैंने आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाई, प्लीज बताओ कि क्या फिर से आपके ऊपर हमला हुआ है? मोना जल्दी जल्दी में अपने कपड़े और अपनी हालत सही करके रूम से बाहर आते हुए बोली, जिसे सुनकर राजू अंकल बोले, नहीं पूजा बहू ऐसा नहीं है, किसी ने हम पर हमला नहीं किया और आर्यन बाबा भी ठीक है। मोना जो लिफ्ट में आ चुकी थी और लिफ्ट नीचे की ओर जा रही थी वो राजू अंकल की बात सुनकर राहत की सांस लेकर बोली, फिर अपने क्यों इतने कॉल किए? मोना की बात सुनकर राजू अंकल जो आर्यन के ऑफिस के बाहर कार में बैठ थे वो मोना को आर्यन के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि जब वो होटल से उनकी कार में बैठकर ऑफिस जा रहे थे तब बहुत परेशान और खोए खोए से लग रहे थे, साथ में डरे हुए लग रहे थे। मोना जो अब होटल से बाहर आ चुकी थी और पार्क एरिया में आकर अपनी बाइक को देख रही थी वो राजू अंकल की बात सुनकर बोली, अच्छा ऐसा क्या? तो आप चिंता मत करो, मैं ऑफिस ही आ रही हूँ और देखती हूँ उन्हें क्या हुआ। मोना की बात सुनकर राजू अंकल बोले, ठीक है छोटी बहू आप आ जाओ। मोना हाँ में सिर हिलाकर कॉल काट देती है। कॉल काटने के बाद राजू अंकल ऊपर देखते हुए बोले, सच में आर्यन बाबा को भगवान ने सही लड़की से मिला है जो उनकी बहुत फिक्र करती है, तभी इतनी घबरा गई मेरी इतनी कॉल देखकर।
राजू अंकल भगवान से कह रहे थे कि मोना आर्यन की कितना फिक्र करती है, लेकिन सच तो ये कि आर्यन की यह हालत भी मोना के वजह से हुई। इधर मोना अपनी बाइक के पास आकर उस बैठकर बोली, मैं अब आर्यन के पास मोना बनकर नहीं जा सकती, मुझे पूजा का रूप लेना होगा, उसके लिए मुझे सिंह विला जाना होगा। यही सोच मोना बाइक को पहले सिंह विला की तरफ मोड़ देती है। बाइक को छोटे के पास पूछा कर वो सिंह विला के अंदर आकर हॉल से होते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं। सीढ़ियों से तभी सामने राहुल आकर खड़ा हो जाता है। मोना एक नज़र उसे देखकर फिर उसे इग्नोर कर साइड से जाने लगती है, तो राहुल फिर से उसके आगे आ जाता है। मोना घूर के राहुल को देखकर बोली, हटो मेरे आगे से, मुझे जाना है रूम में। पर राहुल ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं मिस मोना, अब आपका पत्ता इस रूम और मेरे भाई आर्यन के लाइफ से साफ होने वाला है। मोना गुस्से में बोली, क्या पी कर आए हो और हटो मेरे आगे से। मोना राहुल के सीने पर हाथ रख उसे एक झटके से उसे अपने आगे से हटाकर रूम के अंदर चली जाती है। राहुल मोना के ऐसा करने से गुस्से से बोला, ये लड़की खुद को क्या समझती है, आज मैं इस अपना असली चेहरा दिखाई ही देता हूँ। इतना बोल वो रूम के अंदर आकर रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। मोना बाथरूम में चली गई थी फ्रेश होने। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज सुनकर राहुल समझ चुका था कि मोना बाथरूम में है, इसलिए वो धीरे धीरे कदमों से अलमारी के पास आकर उसमें से मोना का बैग निकालकर उसे खुलकर उसमें से बंदूक निकाल लेता है। अब मोना उसका क्या बिगाड़ लेगी, यही सोच राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जाकर आराम से बेड पर लेटे जाता है और वो इंतजार करने लगता है मोना के बाथरूम से आने का। दूसरी तरफ आर्यन अपने ऑफिस की केबिन में कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। लिली केबिन के अंदर आते हुए बोली, सर वो इस फाइल पर आपके साइन। लेकिन आर्यन को गहरी सोच में डूबा देख बोली, सर आपको क्या हुआ। लिली आर्यन के आगे हाथ हिलाते हुए बोली। आर्यन लिली के ऐसा करते हुए देखकर एकदम से अपनी सोच से बाहर आकर बोला, हाँ लिली क्या हुआ। लिली कंफ्यूज होकर बोली, सर मैं तो कब से आपके सामने खड़ी हूं, आप ही किसी सोच में डूबे लग रहे थे और वो मुझे इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। लिली आर्यन के आगे टेबल पर फाइल रखकर बोली। आर्यन लिली की बात सुनकर फाइल पर साइन करते हुए बोला, हाँ शायद ऐसा ही होगा। लिली आगे बोली, सर माफ करना लेकिन मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। आर्यन मोना को फाइल वापस देते हुए बोला, हाँ पूछो। लिली बोली, वैसे मुझे आपसे ये पूछने का हक नहीं है, लेकिन फिर आपको परेशान देख मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है, क्योंकि मैंने पहली बार आपको इतनी चिंता में देखा। आर्यन लिली की बात सुनकर सोचने लगता है कि क्या उसे लिली को बताना चाहिए कि उसने अपनी बीवी को धोखा दिया, लेकिन यह एक लड़की जो दूसरी लड़की की दिल की बात आसानी से समझ सकती है कि अगर कोई मर्द अपने औरत को धोखा दे देता है तब उसकी बीवी क्या करती है। आर्यन को फिर किसी सोच में गुम देख लिली बोली, सर आप क्या सोचने लगे अब। आर्यन लिली की बात सुनकर बोला, कुछ नहीं, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना था। लिली हाँ मैं सिर हिलाकर बोली, जी सर पूछो। आर्यन लिली को सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करके बोला, पहले तुम बैठो फिर मैं बताता हूँ। आर्यन की बात सुनकर लिली हाँ मैं सिर हिलाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और आर्यन के बोलने का इंतजार करने लगती है। आर्यन थोड़ा हिचकते हुए बोला, क्या तुम्हारा कोई बीएफ है। लिली हाँ मैं सिर हिलाकर बोली, जी सर है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। लिली शर्माते हुए बोली। आर्यन बोला, गुड, लेकिन अगर मान लो ऐसा होगा नहीं, लेकिन तुम्हें सिर्फ मानना कि तुम्हारा बीएफ किसी पार्टी में जाता है तुमसे और कहीं के जाने का बोलकर और वहां वो गलती से वो किसी लड़की के साथ एक रूम में पूरी रात निकाल ले, तब तुम क्या करोगी। बोलने के बाद आर्यन लिली के चेहरे की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर कठोर भाव थे। लिली कुर्सी पर हाथ से मारकर बोली, वो साला मेरे साथ ऐसा करके तो देखे उसका खून कर दूंगी। लिली की बात सुनकर आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से लिली के आगे पानी का गिलास करके बोला, कूल डाउन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिली आर्यन की बात सुनकर बोली, तो ठीक है। आर्यन राहत की सांस लेकर मन में बोला, यार ये तो मेरी बीवी से भी खतरनाक है। आर्यन फिर कुछ सोच बोला, अच्छा लिली मान लो कि तुम्हारा बीएफ नशे की हालत में किसी लड़की के साथ एक रूम में सब कुछ कर ले और सुबह उठकर उसे अपनी गलती का एहसास हो और तुम्हें बताना चाहता है पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही हो, तो क्या तब भी तुम्हारी नज़रों में वो गलत है और क्या उसे तुम्हारे पास आकर सब कुछ बताना चाहिए, तब तुम उसे माफ करोगी। आर्यन की बात सुनकर इस बार लिली भी सोच में पड़ जाती है और आर्यन उसके जवाब का इंतजार करने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद लिली कुर्सी से खड़े होकर एक दीवार से दूसरे दीवार तक घूमते हुए बोली,
सर, आपने जो पूछा है उसका जवाब कोई लड़की देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लड़कियों का ऐसा है, एक बार कोई मर्द हमें पसंद आ गया तो हम उससे अपना सब कुछ मानती हैं, लेकिन वही मर्द हमें धोखा दे, जो चाहे मेरा बीएफ भी क्यों ना हो, और उसने जो किया उसकी एक ही सजा है, वो उसे छोड़ना हमेशा के लिए। लेकिन अगर इसने वो सब अनजाने में किया और वो हमें अगर सब कुछ सच सच बता दे तो हो सकता है कि हमें उसे माफ कर दे, पर उसे अपनी लाइफ में फिर से लाना थोड़ा मुश्किल है। इतना बोल लिली आर्यन को देखती है, जो हैरान होकर उसे देख रहा था। क्या हुआ सर? आर्यन नामे सिर हिलाकर बोला। कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बात पर गौर कर रहा था। अच्छा, और यही सवाल हस्बैंड वाइफ में हो तब भी क्या वाइफ अपने हस्बैंड को माफ करेगी? आर्यन की पूरी बात सुनकर लिली बोली, वाइफ भी एक लड़की है, बस फिर उसकी सारी दुनिया उसका पति ही होता है तो उसे और ज्यादा दुख होगा अपने पति की बात सुनकर, पर यह जानकर थोड़ी खुश जरूर होगी कि उसके पति ने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया। हाँ, अगर उसने उसे नहीं बताया और बीवी को किसी और से पता चला तो फिर हस्बैंड की गलती हो या नहीं, वो लाइफ में कभी भी उसकी शक्ल भी नहीं देखेगी। लिली की पूरी बात सुनकर आर्यन एकदम से कुर्सी से खड़ा हो जाता है। नहीं नहीं, वो पूजा को किसी और से पता नहीं चलने देगा, अब चाह जो हो वो कल रात की सारी बात अपनी बीवी को बता ही देगा। इतना बोल आर्यन अपना बैग में लैपटॉप रख लिली से बोला, थैंक्स हेल्प के लिए, और मैं घर जा रहा हूँ, मेरी सारी मीटिंग कल रखना। लिली बस देखती रह जाती है और आर्यन तेज कदमों से केबिन से निकल जाता है। लिली कंफ्यूज होकर बोली, ये सर को एकदम से क्या हुआ? लेकिन फिर अपनी फाइल लेकर वो भी केबिन से बाहर निकल जाती है। आर्यन ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी कार में जाकर पीछे सीट पर बैठकर गेट बंद करके बोला, राजू अंकल जल्दी घर चलो। राजू अंकल दोपहर के समय ही आर्यन को कार में बैठकर घर जाने की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होकर अपना सिर हिलाकर कार चालू कर सिंह विला की तरफ कार को ले जाते हैं। इधर आर्यन घर के लिए निकल चुका था। दूसरी तरफ घर पर आर्यन के रूम में बेड पर लेटा राहुल अपने हाथ में मोना की बंदूक लेकर मोना का इंतजार कर रहा था, उसके बाथरूम से निकलने का पिछले आधा घंटे से। पूजा का घर। पूजा अपने रूम में आईने के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी, वर्दी पहनकर, और उसके पीछे बेड पर रोहित घोड़े बेचकर सो रहा था। पूजा तैयार होकर अपने बंदूक को टेबल से उठाकर उसे अपने कमर के बेल्ट में लगाकर पीछे पलट रोहित को देखकर उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, उठ जाओ पतिदेव, मैं जॉब पर जा रही हूँ और आपका नाश्ता मैंने टेबल पर रख दिया है तो उसे खा लेना। इतना बोल पूजा रोहित के माथे पर किस करके बाय शाम को मिलते हैं और पलट कर जाने को होती है, तभी रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख पूजा हैरानी से वापस पलटकर रोहित को देखकर बोली, आप जागे हुए हो पतिदेव? रोहित अपनी आंखें खोल मुस्कुराकर पूजा को अपनी तरफ खींचता है, जिससे पूजा जाकर रोहित के ऊपर आ जाती है। पूजा हैरानी से रोहित को देखने लगती है। रोहित पूजा की कमर पर हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब मेरी इतनी सुंदर बीबी मुझे इतने प्यार से उठाएगी तो मैं कैसे नहीं उठता वाइफी। जिसे सुन पूजा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो रोहित के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पतिदेव, और अब मुझे छोड़ो, मुझे लेट हो रहा जॉब पर। और इतना बोल वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित अपनी हाथ की पकड़ पूजा की कमर पर कसके उसे फिर से खुद से चिपका कर बोला, इतनी आसानी से नहीं, वैसे आप चाहो तो आज छुट्टी कर सकती हो। पूजा हंसते हुए बोली, अच्छा, और वो किस लिए, मैं भी घर बैठकर क्या करूंगी। रोहित पूजा को किस करते हुए बोला, रोमांस रोमांस और रोमांस। पूजा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, रात को ही तो क्या था, हमने आपका मन नहीं भरा क्या? रोहित नामे सिर हिलाकर बोला, इतनी सुंदर बीबी हो किसका मन भरेगा, मेरा तो मन करता है कि 24 घंटे आपको प्यार करूं। पूजा रोहित की बात सुनकर उसके होठों पर किस करके बोली, नहीं, मुझे इतना प्यार नहीं चाहिए, आप अब के रात का प्यार हो बहुत है। इतना बोल वो झटके से रोहित के ऊपर से उठकर उसे देखने लगती है, जो बुरा सा मुंह बना रहा था। पूजा हंसते हुए बोली, सॉरी, लेकिन मुझे आज जॉब पर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं और मेरी टीम इस शहर के सारे माफिया को पकड़कर जेल में डालने का काम शुरू करने वाले हैं। पूजा की बात सुनकर रोहित के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं और पूजा को देख बोला, अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया कि कौन कौन है वे सभी? पूजा रोहित की बात सुनकर बोली, इसे चीज की मीटिंग है जिसमें कमिश्नर सर हमें बताएंगे उनके बारे में। पूजा की बात सुनकर रोहित हाँ में सिर हिलाकर बोला, ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना कि रोज शाम को कोई है जो तुम्हारा घर पर इंतजार करता है। रोहित की बात सुनकर पूजा फिर से रोहित के पास आकर उसके होठों पर किस करके बोली, ओके पति देव, मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। और पलटकर रूम से बाहर निकल जाती है।
पूजा के जाते ही रोहित जल्दी से अपना फोन उठाकर मोना को इस बारे में मैसेज कर देता है कि अब पुलिस उन पर एक्शन लेने वाली है। दूसरी तरफ सिंह विला में आर्यन के रूम में मोना बाथरूम से नहाकर और अपने शरीर पर टॉवल लपेटकर बाहर आती है। रोहित जो बेड पर बैठकर मोना के बाथरूम से बाहर आने का इंतजार कर रहा था, उसकी नज़र जैसे ही मोना पर पड़ती है तो वो उसे देखता रह जाता है। मोना के सिर के गीले बाल जिनमें पानी नीचे की साइड आ रहा था और बाल इतने लंबे कि वो टॉवल से पैरों के पानी नीचे बह रहा था। यह नज़ारा देख रोहित पागल सा हो रहा था, उसने आज तक इसी लड़की नहीं देखी। मोना अपने सिर के बालों में हाथ फेरते हुए आईने के आगे आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो अपने टॉवल को निकलने वाली होती है तभी उसकी नज़र आईने में पीछे रोहित पर पड़ती है, जो धीरे धीरे उसके पास ही आ रहा था और उसकी गंदी नज़र मोना के पैरों पर और उसके पीछे थी। ये देख मोना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो पीछे पलटकर रोहित को देख बोली, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। मोना गुस्से में ही रोहित को रूम के दरवाजे की तरफ इशारा करके बोली हाथ से। रोहित जो पागल सा हो रहा था मोना को इस हालत में देखकर, वो मोना की बात सुनकर बोला, इतनी जल्दी क्या भाभी जी, पहले देवर को खुश तो कर दो। रोहित मोना के पास आकर उसके गाल को छूने की कोशिश करते हुए बोला, पर उससे पहले मोना उसका हाथ पकड़कर उसे दूर करके बोली, मरना चाहते हो क्या। मोना घूर के रोहित को देखने लगती है। मोना की बात सुनकर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उस हाथ को जिसे मोना पकड़े कर दूर किया था उसे चूमते हुए मोना को देख बोला, हाँ जान, मतलब भाभी जान, मैं आपके प्यार में मरना चाहता हूँ, मुझसे और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, एक बार मुझे आपके गाले लगना है। मोना के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, वो खुद पर कंट्रोल कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसे इसे मार दिया तो दुखी उसका पति होगा और वो उसे दुखी नहीं देख सकती। तभी रोहित का हाथ मोना के गालों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख मोना जल्दी से 2 कदम दूर होकर रोहित से बोली, देखो रोहित, मुझे मजबूर मत करो तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने के लिए। रोहित अपने हाथ को नीचे करते हुए मुस्करा कर बोला, मैंने कब आपको मना कि, मैं चाहता भी यही हूँ भाभी जान की आप मेरे साथ कुछ तो करे। रोहित मोना को टेढ़ी मुस्कान करके देखते हुए बोला। मोना गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है तो फिर मरो, इतना बोल वो अलमारी में रखे अपने बैग में से अपनी बंदूक देखने लगती है और कुछ देर देखने के बाद भी वो उसे नहीं मिलती। मोना अलमारी में आसपास देखते हुए बोली, यही तो रखी थी, फिर कहाँ गई। मोना को अपनी बंदूक के लिए परेशान होता देख राहुल अपनी कमर से पीछे से बंदूक निकालकर जाकर बेड पर आराम से लेटते हुए बोला, भाभी जान क्या आप इसे खोज रही है। मोना रोहित की बात सुनकर पीछे पलटकर रोहित को बेड पर लेटा देख और फिर उसके हाथ में अपनी बंदूक देख गुस्से से उसके पास आकर बोली, राहुल ये खेलने की चीज नहीं है, उसे मुझे वापस दो। राहुल बेड से खड़ा होकर बोला, अपने सही कहा भाभी जान, और वैसे भी इससे के साथ खेलने में वो मजा नहीं जो आपके साथ खेलने में मजा आएगा। राहुल बंदूक को वापस अपनी कमर के पीछे रखकर बोला। मोना आगे बढ़ बोली, राहुल उसे मुझे वापस दो नहीं तो। और मोना जल्दी में राहुल की कमर के पीछे हाथ डाल जैसे ही अपनी बंदूक पकड़ने वाली होती है, उससे पहले राहुल अपना एक हाथ से मोना का हाथ पकड़ और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख उसे पीछे अपने पास खींचता है, जिससे राहुल और मोना वो दोनों बेड पर गिरते हैं। पहले बेड के ऊपर सीधा राहुल गिरता है और फिर उसके ऊपर मोना गिरती है। ये देख राहुल की दिल की धड़कन तेज हो गई। इधर सिंह विला के बाहर आर्यन की कार आकर रुकती है और वो अपना बैग लेकर कार से उतर घर के अंदर जाने लगता है तेज कदमों से। उसे जल्दी जल्दी ही अपनी बीवी को रात के बारे में बताना था। आर्यन सीढ़ियों से रूम की ओर आने लगता है। दूसरी तरफ रूम में राहुल और मोना बेड पर थे। मोना जैसे ही राहुल के ऊपर से उठने की कोशिश करती है तो उससे पहले राहुल अपने हाथ की पकड़ मोना की कमर पर टाइट करते हुए अपने दूसरे हाथ मोना के वालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी भाभी जान, हमें भी थोड़ा मजा दो जैसे आप रोज रात उसे आर्यन के बच्चे को देती हो। मोना का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो गया था और वो जैसे ही राहुल के गाल पर थप्पड़ रसीदने वाली होती है तभी रूम के गेट पर कोई नॉक करता है जोर जोर से। मोना और राहुल गेट की तरफ देखते हैं तो बाहर से आर्यन की आवाज आती है, पूजा जी दरवाजा खोलो जल्दी। आर्यन की आवाज सुनकर मोना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मोना जल्दी से राहुल के ऊपर से उठकर बोली, आज आर्यन इतनी जल्दी क्यों ऑफिस से आ गए। मोना की बात सुनकर राहुल बोला, मुझे क्या पता कि तुम्हारा पति ऑफिस से जल्दी कैसे आ गया, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि तुम बिना कपड़ों की केवल टॉवल में किसी गैर मर्द के साथ बेड पर हो। राहुल पहले शौक होने का नाटक करके फिर मोना को टेढ़ी मुस्कान करके देखने लगता है। मोना राहुल की बात सुनकर गुस्से से उसे देखकर बोली,
छुप कर वरना यही तेरा खून कर दूंगी। मोना गुस्से में राहुल की गर्दन पकड़कर बोली। राहुल मुस्कुराते हुए ही मोना के हाथ पकड़कर उन्हें नीचे करके बोला, भाभी जान आपको मुझे मारने से पहले जाकर डोर खुलना चाहिए, नहीं तो भाई का शक और बढ़ जाएगा। मोना गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है और लंबी और गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा सुनो तुम अभी जाओ। राहुल बेड पर बैठकर बोला, लेकिन मैं क्यों जाऊं, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। मोना फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोली, देखो राहुल हर चीज की एक सीमा होती और तुम अपनी सीमा पार मत करो वरना। मोना राहुल की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली। तभी एक बार फिर आर्यन रूम का डोर नॉक करके बोला, क्या हुआ पूजा जी, आप सो रही है क्या? आर्यन की बात सुनकर मोना डोर की तरफ देखकर जल्दी में बोली, नहीं आर्यन नहा रही हूं, 2 मिनट रुको खोलती हूं डोर। मोना की आवाज सुनकर आर्यन बोला, ओके लेकिन आप थोड़ा जल्दी करो। मोना राहुल को देख गुस्से में बोली, जी। राहुल मोना को गुस्से में देख बोला, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें अपनी बंदूक वापस चाहिए तो आज रात को मेरे रूम आना पड़ेगा, वो भी सिर्फ मैक्सी में। मोना राहुल की बात सुनकर पहले तेज आवाज में और फिर धीरे से बोली, पागल, तुम पागल हो क्या, और मेरी बंदूक अभी दो वरना तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। मोना की बात सुनकर राहुल थोड़ा सा डरता है, लेकिन फिर वापस हिम्मत कर मोना की बंदूक को अपने पीठ के पीछे रखकर बालकनी की तरफ जाते हुए बोला, मुझे नहीं पता, अपनी बंदूक चाहिए हो तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा वरना मैं ये बंदूक कल सुबह पुलिस थाने में जमा करा दूंगा तुम्हारे नाम से, फिर मुझसे कुछ मत कहना। इतना बोल राहुल बालकनी से अपने रूम की बालकनी में चला जाता है। मोना राहुल की बात सुनकर और उसे जाता देख गहरी सांस लेकर बोली, इसे मैं बाद में देखती हूँ, मेरे साथ गेम खेल रहा पर पहले मुझे गेट खोलना चाहिए। इतना बोल मोना जल्दी से डोर के पास पूछे उसे खोलती है तो आर्यन सामने ही खड़ा था। मोना अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, अरे आप आज दोपहर में आ गए। इतना बोल मोना साइड में खड़ी हो जाती है और वो अपने दिल की बढ़ती धड़कन को काबू करने लगती है। आर्यन मोना को टॉवल में देख फिर रूम के अंदर आते हुए बोला, वो आपको कुछ बताना था। घबराया हुआ वो भी था, उसे भी मोना को रात की बात बतानी थी कि वो कल रात मीटिंग में नहीं था बल्कि होटल रूम में एक मास्क वाली लड़की के साथ था। मोना आर्यन की बात सुनकर रूम का डोर वापस लगाकर आर्यन को देख बोली, जी बोलो, और बेड के पास आकर उसे सही करने लगती है ताकि आर्यन को कोई शक ना हो कि वो अभी रूम में अकेली नहीं थी। ये देख आर्यन बोला, हाँ बतानी तो है लेकिन आप पहले कपड़े पहन लो। आर्यन अपने माथे से पसीना साफ करके बोला। अब वो कंफ्यूज था कि यह पसीना घबराहट में आ रहा है या मोना को केवल टॉवल में देखकर। मोना अपना सिर नीचे करके हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है अलमारी की तरफ। पहली बार मोना को ऐसा लग रहा था कि उसने किसी को धोखा दिया है, जबकि उसे पता था कि राहुल और उसके बीच बंद रूम में कुछ नहीं हुआ, पर वो गिल्टी महसूस कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि इसे में कोई मर्द अपने औरत पर विश्वास नहीं करेगा। मोना यही सोचते हुए अपने कपड़े पहन रही थी और इधर बेड पर बैठा आर्यन भी यही सोच रहा था कि क्या उसकी बीवी उस पर विश्वास करेगी कि उसने जो किया वो गलती से हुआ नशे की हालत में और वो उसे नहीं छोड़कर जाए। अब गलती दोनों की नहीं थी, लेकिन दोनों अपने आप को गलत समझकर एक दूसरे से माफी मांगने की सोच रहे थे। देखते हैं क्या होगा। मोना सलवार सूट पहनकर आर्यन के पास आकर खड़ी हो जाती है। आर्यन अपना सिर ऊपर कर मोना को देख बोला, अरे आप इस तरह क्यों खड़ी हो गई, आओ मेरे पास बैठो। आर्यन मोना को बेड पर अपने पास बैठने का इशारा करके बोला। मोना आर्यन का इशारा समझ बेड की तरफ देखती है तो उसे थोड़ी देर पहले हुआ पल याद आ जाता है जब वो राहुल के ऊपर थी इसी बेड पर। उस पल को याद कर मोना सहम उठती है और वो जल्दी से अपना सिर नीचे कर और ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं मैं ठीक हूं, और आपको प्यास लगी होगी ना। इतना बोल वो आर्यन के लिए टेबल पर रखी बोतल में से पानी करने लगती है गिलास में। मोना को समझ में नहीं आ रहा था क्या उसे राहुल के रूम में जाना चाहिए बिना आर्यन को बताए। वो ये जानती थी कि राहुल क्या दुनिया के किसी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना उसकी मर्जी के उसके साथ कुछ भी करे, पर तब भी गलत वो भी है जो अपने पति को सोता छोड़ गैर मर्द के रूम में जाने वाली है। मोना अपनी सोच में इतनी खो चुकी थी कि उसे याद ही नहीं रहा कि पानी का गिलास भर चुका है और अब पानी नीचे फर्श पर गिर रहा है। पर आर्यन की नजर पड़ जाती है और वो मोना को देखकर बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आर्यन की बात सुनकर मोना उसे देख जल्दी से नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोना की बात सुनकर आर्यन बोला, तो फिर आप इसी कौन सी चिंता में डूबी हुई हो कि आपको याद ही नहीं है कि पानी का गिलास भर चुका है और अब पानी नीचे फर्श पर गिर रहा है।
आर्यन की बात सुनकर मोना अपना सिर नीचे करके पानी के गिलास को देख जल्दी से बोतल को सीधा कर बोली, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं अभी इसे ठीक करती हूँ। इतना बोल वो पानी साफ करने के लिए जाने लगती है। तभी आर्यन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बेड पर बैठा कर बोला, पहले आप मेरे पास बैठो और मुझे बताओ क्या हुआ है। मोना आर्यन के ऐसा करने से और उसकी बात सुनकर बोली, कुछ नहीं, सब ठीक है हब्बी। आर्यन मोना की बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक, अब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है। मोना हाँ में सिर हिला देती है। तो आर्यन बोला, वो मैंने आपको कल बताया था कि मैं रात को मीटिंग में जा रहा हूं और रात को लेट आ सकता हूं। मोना हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन फिर गहरी सांस लेकर मोना को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो अंजलि के साथ होटल में पूछा और फिर उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। फिर एक नकाबपोश लड़की जिसने उसे बचाया वो उसे एक रूम में लाए और फिर रात को उनके साथ वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए और जब तक उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन इतना बोल मोना के दोनों हाथ पकड़कर बेड से उठकर नीचे जमीन पर अपने दोनों घुटनों के बल बैठ मोना को देखकर नम आंखों से बोला, देखो मुझे पता है मुझसे अनजाने में वो पाप हुआ है जिसकी कोई माफी नहीं है और आप चाहो तो मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, बस मुझे छोड़कर मत जाना वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम अब मेरी जिंदगी हो, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं भी मर जाऊंगा। इतना बोल आर्यन अपना सिर मोना के परों पर रख लेता है और उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। मोना जो आर्यन की बात सुन रही है और उसे पता है कि वो मास्क वाली लड़की वो ही थी, वो आर्यन को रोता देख खुद को और गिल्टी महसूस करने लगती है। यहाँ भी वो उसे अंधेरे में रखे हैं कि वो मास्क वाली लड़की जिसके साथ आर्यन ने रात बिताई ही वो ही है और जो अभी भी उसे धोखा दे रही है राहुल के बारे में ना बताकर और उसे और आगे भी उससे सब कुछ छुपाने वाली है। और यही सोच मोना के आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। मोना आर्यन के सिर पर किस कर उसे बाहों में भर लेती है रोते हुए। आर्यन जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर मोना जो बेड पर बैठी थी उसकी गोद में अपना सिर रख रोते हुए उससे माफी मांग रहा था और आर्यन को खुद से माफी मांगता देख जो गलती उससे हुए ही नहीं थी, मोना भी रोते हुए आर्यन की सिर पर किस करके बोली, नहीं हब्बी आपने कुछ गलत नहीं किया और आपको इस तरह मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आर्यन अपना सिर ऊपर करके नम आंखों से मोना की आंखों में आंसू देख बोला, हुए हैं मुझसे गलती और आप ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आप मुझसे प्यार करती हैं, पर मैंने बदले में आपको क्या दिया, धोखा, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मोना आर्यन की बात सुनकर अपने आंखों से आंसू साफ कर बोली, देखो मैं नहीं रो रही और आपसे कोई गलती हुए ही नहीं है क्योंकि वो मास्क वाली लड़की। मोना आगे कुछ बोल पाती उससे पहले आर्यन बोला, नहीं उसकी भी गलती नहीं है, उसने तो मेरी जान बचाई थी, वो पूरे तरह गलत नहीं है। आर्यन की बात सुनकर मोना बोली, क्यों नहीं उसकी गलती, वो तो होश में थी ना, किसी गैर मर्द के नशे में फायदा उठाना गलत है। मोना पहले आर्यन को बताने वाली थी कि वो ही मास्क वाली लड़की है, लेकिन अब वो ये जानना चाहती है कि आर्यन को क्यों ऐसा लगता है कि कल रात जो इनके बीच हुआ उसमें किसकी गलती है। आर्यन मोना की बात सुनकर अपने आंखों से आंसू साफ करके बेड पर बैठकर बोला, क्योंकि वो मास्क वाली लड़की ने मेरी जान 2 बार बचाई थी और वो मुझे उस रूम इसलिए लेकर गई थी, मैं नशे में था और मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन रूम में आकर उसे भी नशा सा होने लगा था, लगता है किसी ने उसे भी ड्रग्स दिया था जिससे वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और मैं भी नशे में था, इसलिए ये सब हुआ। इतना बोल आर्यन मोना की तरफ देखता है जो हैरानी से उसे देख रही थी। क्या हुआ, आप मुझे इसे क्यों देख रही है, मैं सच। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले मोना आर्यन के होठों पर उंगली रखकर उसकी आंखों में देख बोली, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं और आप अपने दिल से ये सब निकाल दो कि आपने मुझे धोखा दिया और जो हुआ वो भूल जाओ। आर्यन कंफ्यूज होकर मोना को देख बोला, आपको थोड़ा भी बुरा नहीं लगा कि मैंने किसी और के साथ रात बिताई। मोना नामे सिर हिला देती है, अरे भाई ऐसी कौन सी औरत होगी जिसे बुरा लगेगा कि उसका पति उसके साथ रात बिता कर आया है। हाँ अगर कोई और लड़की होती तो जरूर यहाँ पर उसके पति की लाश पड़ी होती और वो रोते हुए अपनी हाथों की चूड़ी तोड़ने का काम कर रही होती। आर्यन मोना की बात सुनकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, लिली ने बोला था कि जब किसी औरत को ये पता चलता कि उसका पति किसी गैर औरत के साथ रात बीता कर आया है तो वो औरत अपने पति को डिवोर्स देकर छोड़ देती है। आर्यन की बात सुनकर मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो प्यार से आर्यन के गाल पर किस करके बोली, लिली ने बोला सही था, पर यह बात हम दोनों पर लागू नहीं होती क्योंकि मेरा पति कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। मोना आर्यन के सीने से चिपक कर बोली। मोना की बात सुनकर और उसे ऐसा करता देख आर्यन भी राहत की सांस लेकर मोना को अपने बाहों में भरकर बोला,
थैंक्स मुझे पर विश्वास करने के लिए और मेरी लाइफ में आने के लिए। आपको पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी लाइफ में मेरे मॉम डैड ने भेजा है, क्योंकि उन्हें पता है उनका आर्यन बहुत सीधा और प्यारा है और इसलिए सभी लोग मेरा फायदा उठाते हैं। इसलिए कोई ऐसी लड़की मेरी लाइफ में भेजो जो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाए और मुझे पर मुझसे भी ज्यादा विश्वास करे। आर्यन बोले जा रहा था अपने दिल की बात और मोना उसकी प्यार भरी बातें सुनते सुनते उसके सीने पर सिर रखे ही सो जाती है। आर्यन को जैसे ही इसका एहसास होता है कि उसकी प्यारी वाइफ सो चुकी है तो आर्यन मुस्कुराते हुए प्यार से उसे बेड पर लिटा कर उसके माथे पर किस कर बोला, एक बार और थैंक्स मुझ पर विश्वास करने के लिए। इतना बोल आर्यन भी मोना के पास लेट जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुली तब से लेकर अभी तक वो कितना परेशान था। कई बार उसका मन किया वो अपनी जान दे दे, पर भगवान का शुक्र है कि उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और उसने ऐसा करने से पहले ही लिली से पूछ लिया, जिसने उसे ये रास्ता दिखाया कि अगर सही समय पर अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया जाए तो शायद इसकी बीवी उसे छोड़कर ना जाए, और वो हिम्मत करके घर आ अपनी बीवी को बोल पाया था। इसलिए कल वो लिली को थैंक्स जरूर बोलेगा ऑफिस में। यही सोच आर्यन गहरी नींद में चला जाता है। आर्यन के सोने के बाद मोना अपनी आंखें खुल लेती है और आर्यन को देख मन में बोली, माफी तो मुझे आपसे मांगी चाहिए थी, हब्बी मेरे वजह से आप इतने परेशान हुए, इसलिए सॉरी। मैं आपको अपना सच नहीं बता सकती क्योंकि अब मैं भी आपको नहीं छोड़ सकती और अपने मुझे छोड़ा तो मैं भी मरना पसंद करूंगी। मोना नम आंखों से बोली। फिर राहुल के बारे में सोचने लगती है कि इस लड़के का क्या किया जाए, क्योंकि आज इस लड़के के वजह से वो अपने पति के नजरों में खुद को गिरा हुआ समझ रही थी। मोना फिर अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर बोली, चलो आज रात अपने प्यारे देवर जी की इच्छा को पूरी करके उसे खुश कर दिया जाए। दूसरी तरफ कमिश्नर ऑफिस पूजा की जीप आगे ऑफिस के बाहर रुकती है और वो जल्दी से जीप से उतरकर ऑफिस के अंदर चली जाती है। पूजा ऑफिस के अंदर जाते हुए एक रूम का हल्का सा गेट खुलती है तो उसे रूम में एक बड़ी से लंबी टेबल थी जिसके आसपास कई सारे पुलिस वाले कुर्सी पर बैठे हुए थे। सबके बीच में कमिश्नर सर बैठे हुए थे। पूजा रूम के अंदर आते हुए बोली, सॉरी सर मैं लेट हो गई। इतना बोल पूजा जाकर कमिश्नर सर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। पूजा को देख कमिश्नर सर बोले, कोई बात नहीं पूजा, वैसे भी मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई। इतना बोल एक नज़र सबको देख बोले, तो अब सब लोग आ चुके हैं तो मीटिंग शुरू की जाए। सभी एक साथ हाँ में सिर हिला देते हैं। ये देख कमिश्नर सर अपने सामने टेबल पर लगे एक बटन को दबा देते हैं जिससे रूम की लाइट बंद हो जाती है और सामने दीवार पर लगी एक बड़ी एलईडी टीवी की स्क्रीन ऑन हो जाती है जिसमें पहले एक आदमी की तस्वीर आती है, जिसे देख कमिश्नर अपने हाथ में लिए एक छोटी टॉर्च जिसमें रेड लाइट आ रही थी उसे उस तस्वीर पर करके बोले, तो आप सभी को पता ही है कि हम इस शहर से माफिया को जड़ से खत्म करना है, तो पहले हमें बड़ी जड़ तक पूछने के लिए छोटी छोटी शाखों को ही काटना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे आगे बढ़कर मेन जड़ तक पूछ पाएंगे। कमिश्नर की बात सुनकर सभी एक साथ हाँ में सिर हिला देते हैं, जिसे देख कमिश्नर सर आगे बोले, तो पहले हमें छोटे मोटे गुंडों को पकड़कर उनसे उनके बॉस का पता लगाना होगा, जिसकी शुरुआत होती है इस आदमी से जो एक छोटा सा गुंडा है, लेकिन हमें खुफिया एजेंसी से पता चला कि यह आदमी के पीछे कोई बड़ा आदमी है जिसके पास हमें पूछना है। कमिश्नर की बात सुनकर एक पुलिस वाला बोला, सर क्या वो खुफिया एजेंसी उस आदमी का भी पता नहीं लगा सकती? उस आदमी की बात सुनकर कमिश्नर सर बोले, पता लगा सकते हैं लेकिन वे लोग हमारी सोच से भी ज्यादा चालक और पावरफुल हैं, हम बिना सबूत के गए तो हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तभी एक और पुलिस वाला बोला, तो फिर हम लोग उसका पता लगाकर उस तक पूछ भी गए, तभी बिना सबूत के हम कैसे पकड़ेंगे उन्हें? उस पुलिस वाले की बात सुनकर सभी कमिश्नर सर की तरफ देखते हैं। तो कमिश्नर बोले, मैंने कब कहा बिना सबूत के तुम उन्हें गिरफ्तार करो, बल्कि मैं तो कहता हूं अगर सबूत नहीं तो तुम उसे ही मिटा दो सबूत के साथ। और रही बात ऊपर के लोग की तो उन्हें मैं देख लूंगा, मैं तुम लोगों को पूरी पावर देता हूं, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मुंबई की लोग परेशान नहीं हो, बाकी तुम कुछ भी करो, बस मुझे माफिया नाम का कीड़ा मुंबई से साफ चाहिए, समझे आप लोग? सभी लोग एक साथ यस बोलते हैं, जिसे देख कमिश्नर सर बोले, तुम 15 लोगों की टीम का लीडर मैं पूजा को बना रहा हूं, जिसका ऑर्डर यानी मेरा ऑर्डर है। कमिश्नर सर के बात सुनकर सभी लोग एक साथ मोना के लिए तालियां बजाने लगते हैं। पूजा कुर्सी से खड़े होकर बोली, थैंक्स सर, और मैं आपसे वादा करती हूं कि जो जो माफिया के नाम से थोड़ा भी जोड़ा होगा मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, फिर चाहे वो मेरा कोई अपना ही क्यों ना हो। पूजा की बात सुनकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। पूजा की कुर्सी पर बैठने के बाद कमिश्नर सर बोले, मुझे तुमसे इसी ही जवाब की उम्मीद थी पूजा, और इसीलिए मैंने तुम्हें इस बेस्ट टीम का लीडर बनाया। पूजा हाँ मैं सिर हिला देती है। ये देख कमिश्नर सर बोले,
वैसे मुझे ये पता चला कि इस समय पूरे माफिया को एक बूढ़ा व्यक्ति चला रहा है जिसे वे लोग किंग बोलते हैं, और अंदर की खबर यह भी कि वो बूढ़ा व्यक्ति जल्द ही किंग की कुर्सी पर किसी इसे को बैठाने वाला है जो बहुत खतरनाक है। अगर एक बार वो कुर्सी पर बैठ गया तो आप लोगों के लिए परेशानी बढ़ने वाली है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करो। कमिश्नर सर की बात सुनकर सभी लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। कुछ देर बाद यह मीटिंग खत्म हो जाती है और पूजा और बाकी लोग उसे रूम और कमिश्नर सर के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं पूजा को बधाई देते हैं। पूजा सभी को बोलती है कि वे लोग तैयार रहे, आज रात को पहले आदमी को उठा लिया जाएगा। और फिर सभी चले जाते अपने अपने घर। पूजा भी निकल जाती है अपनी जीप में। रात के 11 बजे सिंह विला मोना और आर्यन खाना खाने के बाद वापस अपने रूम में आ जाते हैं। आर्यन जाकर बेड पर लेट जाता है और मोना आज नाइट ड्रेस ना पहन उसके जगह मैक्सी पहन लेती है। आर्यन जो बेड पर लेटा हुआ वो मोना को मैक्सी में देख बोला, आज आप नाइट ड्रेस के जगह इसे क्यों पहन ली है? आर्यन कंफ्यूज होकर बोला, जिसे सुनकर मोना आर्यन को देख मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, हब्बी क्या मैं इसमें अच्छी और सेक्सी नहीं लग रही हूँ? मोना बेड पर आर्यन के बहुत करीब आते हुए बोली, जिसे देख आर्यन की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो मोना को ऊपर से नीचे तक देखकर हकलाते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, आप बहुत अच्छी और हॉट लग रही हो। आर्यन की हालत देख मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो आर्यन के होठों की तरफ बढ़ते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, आपको मुझे देख कुछ हो नहीं रहा क्या? आर्यन मोना के ऐसा करने पर पीछे होते हुए बोला, वो मुझे नींद आ रही है इसलिए गुड नाइट। और इतना बोल वो मोना की तरफ पीठ करके लेट जाता है। मोना हैरानी से आर्यन को ऐसा करता देखती है, ये लड़का दिन में तो कितना सोया था, इस फिर से नींद कैसे आ सकती है? यही सोच मोना आर्यन को कंधे से पकड़कर उसे सीधा करके आर्यन के ऊपर पेट पर बैठकर बोली, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मरना है क्या तुम्हें? मोना गुस्से में आर्यन को देख बोली। आर्यन मोना को गुस्से में देख कुछ बोल पाता उससे पहले मोना आर्यन के होठों पर टूट पड़ती है और ये देख आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। मोना आर्यन को पेनफुली किस कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उसे सजा दे रही हो उसे इग्नोर करने के लिए, इसलिए वो उसके होठों पर हल्का सा काट भी लेती है दांतों से, जिससे आर्यन के मुंह से हल्की चीख निकल जाती है। मोना फिर आर्यन को देख बोली, आगे से ऐसा किया तो इससे बड़ी सजा दूंगी समझे। आर्यन हाँ में सिर हिला देता दर्द में, उसे थोड़ी पाता था कि उसे जंगली बीबी मिली है जो इतनी से गलती पर उसे काट लेगी। आर्यन अपने होठ पर हाथ रखकर सोचने लगा। मोना ये देख बोली, अच्छा हब्बी ऐसा तो नहीं है कि उस मास्क वाली लड़की के साथ एक रात बीतने के बाद आप मेरे साथ अब वो सब नहीं करना चाहते हो? इतना बोल मोना दुखी सा चेहरा बना लेती है और फिर आर्यन के ऊपर से उठकर साइड में लेट जाती उसकी तरफ पीठ करके और रोने का नाटक करने लगती है। आर्यन मोना की बात सुनकर और उसे इस तरह छुपकर रोता देख सोचने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो खुद हैरान है। एक रात मास्क वाली लड़की के साथ बिताने के बाद भी उसे लगा ही नहीं कि दोनों में छूने में अंतर है। क्या उसे दोनों पसंद है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता है। और रही बात उस मास्क वाली लड़की की, तो वो सिर्फ एक गलती थी जिसे वो लाइफ में कभी नहीं करना चाहता, और अब उसे अपनी बीवी को ही प्यार करना है। आर्यन सोच में गुम था और मोना टेढ़ी नजर से उसे देख मन में खुश हो रही थी। कितना मासूम है यार उसका पति जो कंफ्यूज है। खैर उसे क्या, उसे तो मजा आ रहा है। मोना फिर रोते हुए बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक पति अच्छा सा मिला जिसे भी वो मास्क वाली लड़की ने अपना बना लिया। अब मैं किसके लिए इस दुनिया में जियो? आर्यन मोना की बात सुनकर पलट उसे देखता है जो उसके तरफ पीट कर रोते हुए अपने आंखों से आंसू साफ कर रही थी। आर्यन फिर गहरी सांस लेकर मोना के कंधे पर हाथ रख बोला, ऐसा नहीं है। लेकिन तभी मोना उसका हाथ हटाकर बोली, रहने दो, और अगर आप उसे मास्क वाली लड़की से प्यार करते हैं तो जाओ, उसके पास नहीं रुक रही हूं मैं आपको। मोना की बात सुनकर आर्यन हैरान होकर बोला, नहीं आप हमें गलत समझ रही है, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं आपसे ही प्यार करता हूं सच्ची। आर्यन मोना को कंधे से पकड़े कर सीधा करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला। मोना नम आंखों से आर्यन को देखकर बोली, तो फिर मुझे इग्नोर क्यों किया? आर्यन ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं तो मुझे सच में नींद आ रही थी। मोना बोली, अच्छा ऐसी बात है तो जाओ सो जाओ, मैं कौन सा आपको रोक रही हूं। मोना टेढ़ा मुंह बनाकर बोली, जिसे सुन आर्यन गहरी सांस लेकर अपने दोनों कान पकड़कर बोला, अच्छा बाबा सॉरी, गलती हो गई, आगे से आपको कभी इग्नोर नहीं करूंगा। मोना आर्यन की बात सुनकर उसके हाथ को नीचे करके बोली, ठीक है मुझे विश्वास है आप आगे से ऐसा नहीं करोगी।
और फिर आर्यन गले में अपने हाथों की माला डाल उसे अपने ऊपर खींच के होठों पर प्यार से किस करने लगती है और इस बार आर्यन भी मोना के किस में उसका साथ देता है। कुछ देर एक दूसरे को प्यार करते हुए मोना और आर्यन सो जाते हैं। रात के 1 बजे एकदम से मोना अपनी आंखें खोल लेती है और फिर एक नज़र अपने पास लेटे आर्यन को देख जो गहरी नींद में सो रहा था उसके माथे पर किस करके बोली, सॉरी हब्बी, मैं मजबूर हूं ऐसा करने के लिए। और फिर अपने कपड़े पहन और अपना फोन लेकर आईने के सामने आकर अपने बालों को खोलकर और अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर आईने में देख मुस्कुरा कर बोली, मैं आ रही हूं देवर जी। और फिर आर्यन को आराम से बेड पर सोता देख धीरे धीरे कदमों से रूम का गेट खुलकर रूम से बाहर आकर वापस रूम का गेट बंद कर गहरी सांस लेती है। मोना पीछे मोड़ एक नजर आसपास देख सीधी राहुल के रूम की तरफ जाने लगती है। मोना राहुल के रूम के सामने आकर गहरी सांस लेकर रूम का डोर नॉक करती हल्का सा रूम का दरवाजा नॉक करने पर ही अंदर से राहुल जल्दी से रूम का दरवाजा खोल देता है। राहुल जैसे ही रूम का गेट खुलकर सामने खड़ी लड़की यानी मोना को देखता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो मोना को मैक्सी में देख खुश आ जाता है। मोना ये देख शर्माते हुए बोली, क्या देवर जी आप मुझे यही खड़ा रखेंगे या अंदर भी बुलाएंगे? मोना की बात सुनकर और उसे शर्माता देख राहुल जल्दी से साइड होकर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी जी, आपका ही रूम है। राहुल की बात सुनकर मोना हल्का सा मुस्कुराकर रूम के अंदर आकर देखती है तो वो सामने का नजारा देख मन में बोली, वाह क्या बात है, इस राहुल के बच्चे ने तो पूरे रूम और बेड को सजा दिया है जैसे आज इसकी फर्स्ट नाइट हो। मोना के पैरों से लेकर बेड तक गुलाब के फूल बेचे हुए थे जमीन पर और रूम एक अलग ही सुंदर खुशबू आ रही थी। मोना ये सोच ही रही थी तभी राहुल डोर लॉक कर पीछे पलटकर मोना को देखकर उसे अपने बाहों में भर लेता है पीछे से और फिर मोना के कंधे पर अपना सिर रखकर बोला, तो मेरी प्यारी भाभी जान कैसे लगा आपको मेरा रूम देख और यह सब जो मैंने हमारे लिए किया। राहुल के ऐसा करते ही मोना की हाथों की मुट्ठी कस जाती है और उसके आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं पर कुछ सोच मोना खुद के गुस्से को कंट्रोल कर अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर राहुल के हाथ पकड़कर उन्हें अपनी कमर से दूर करके पीछे पलटकर राहुल की आंखों में प्यार से देखते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है देवर जी, थोड़ा रुको। और मोना जाकर बेड पर बैठकर बोली, वैसे मानना पड़ेगा देवर जी, क्या खूब तैयारी की आपने। अरे इसी तैयारी तो मेरी और आर्यन की फर्स्ट नाइट पर नहीं थी। मोना की बात सुनकर राहुल मोना के पास आकर बेड पर बैठकर बोला, अरे तुम मेरी और उस आर्यन की कैसे बराबरी कर सकती हो, वो नाम का मालिक है। अगर तुम्हें इस घर पर राज करना है तो तुम्हें मेरी होना पड़ेगा क्योंकि आर्यन का सारा पैसे तो हमारे पास है। मोना राहुल की बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देख बोली, ऐसा कैसे हो सकता देवर जी, मैंने तो सुना कि सारी दौलत आर्यन के नाम है और वो ही सिंह ग्रुप का सीईओ है, तभी तो उसकी लाइफ में आई थी मैं। मोना की बात सुनकर राहुल खुश होकर बोला, मुझे पता है तुम सिर्फ पैसे के लिए आए हो इस घर में, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अंदर का सच बताता हूँ जो मुझे और मेरी माँ को ही पता है, बाकी किसी को नहीं। राहुल की बात सुनकर मोना के कान खड़े हो जाते हैं और राहुल को देख बोली, मतलब कौन सा अंदर का राज जो किसी को नहीं पता? राहुल मोना की बात सुनकर पहले उसे बताने को होता है लेकिन फिर कुछ सोचना में सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, माँ को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाली। राहुल फिर मोना का हाथ पकड़कर बोला, अच्छा तुम वो सब छोड़ो, तुम जिसे काम के लिए मेरे पास आए हो उसे पहले करते हैं। इतना बोल राहुल अपने होठ मोना के होठों के पास लाने लगता है। मोना जो इसी सोच में थी कि ऐसा क्या अंदर का सच जो किसी को नहीं पता और राहुल भी उसे मनीषा जी के डर से उसे नहीं बता रहा है, पर राहुल को अपने करीब आता देख मोना जल्दी से राहुल के मुंह पर हाथ रख उसे खुद से दूर करके बेड से खड़े होकर बोली, सॉरी पर अब मुझे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ और मेरी बंदूक दो वापस ताकि मैं जा सकूं। मोना की बात सुनकर राहुल भी बेड से खड़ा होकर मोना का हाथ पकड़कर बोला, पर एकदम से क्या हुआ, पहले तुम राजी थी। मोना राहुल के हाथ से अपना हाथ छोड़ाकर उसकी आंखों में देखकर बोली, सॉरी पर अब मेरा मूड चेंज हो गया क्योंकि जो आदमी मुझसे राज छुपाए मैं उस आदमी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती और मुझे मेरी बंदूक दो नहीं तो मैं तुम्हें यही मरूंगी, समझे तुम। मोना की बात सुनकर राहुल डरते हुए बोला, देखो बंदूक तो ये रही पर प्लीज तुम उस राज को मत जानने के लिए बोलो वरना माँ मुझे बहुत मारेगी। राहुल बेड के नीचे से बंदूक निकाल फिर उसे वापस रखकर बोला और वो मोना को गाले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख मोना राहुल के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करके हंसते हुए बोली, अरे तुम तो मम्मी के चमचे निकले, जो अपनी माँ से इतना डरता है वो मुझे क्या प्यार करेगा, इसलिए आगे से मेरे पास मत आना।
मोना की बात सुनकर राहुल अपना सिर नीचे करके सोच में पड़ जाता है, क्या उसे बताना चाहिए? अगर नहीं बताया तो इतनी हॉट और सेक्सी लड़की उसके हाथ से निकल जाएगी जो खुद तैयार है सब कुछ करने के लिए, और अगर बता दिया और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो माँ उसे नहीं छोड़ेगी। राहुल को इतना सोचता देख मोना बोली, तुम रहने दो, तुमसे ना होगा, तुम सिर्फ अपने मम्मी की गोद में जाकर बैठो। मोना अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर राहुल का मजाक उड़ाते हुए बोली। खुद का मजाक उड़ता देख राहुल गहरी सांस लेकर बोला, तुम गलत हो, मैं कोई मम्मा बॉय नहीं हूँ, और सुनो कि तुम्हारे भिखारी पति पर अब कुछ नहीं बचा। मेरी माँ असली मालिक है सिंह ग्रुप, और इस घर की आर्यन सिर्फ नौकर है हमारा, और हम जब चाहे तब उसे इस घर से लात मारकर बाहर कर सकते हैं, और वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा, क्योंकि उसने खुद अपनी मर्जी से अपनी सारी दौलत हमारे नाम की। राहुल की बात सुनकर मोना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो शौक होकर बेड पर बैठकर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। मोना की बात सुनकर राहुल हंसते हुए मोना के पास बेड पर बैठकर बोला, यही सच मेरी जान, और तुम इसे भिखारी के साथ रहकर क्या करोगी, क्योंकि जब मेरी माँ चाहे आर्यन को सिंह ग्रुप के सीईओ की कुर्सी से हटा सकती है। इतना बोल राहुल मोना की कमर में हाथ डालकर बोला, चलो एक राज और बताता हूँ तुम्हें, मेरी माँ ने तुम्हारे भिखारी पति आर्यन से बहुत पहले ही पेपर पर साइन करा लिए थे, जिससे सिंह ग्रुप के 45% शेयर मेरी माँ के नाम बाकी के आर्यन और बाकी लोगों के पास है, तो मेरी माँ जब चाहे तब उन लोगों से बाकी 20% शेयर लेकर तुम्हारे पति को कंपनी से निकाल सकती है। मोना राहुल की बात सुनकर अब सब कुछ समझ चुकी थी कि उसके आने से पहले ही मनीषा जी ने आर्यन से उसकी आधी दौलत ले ली थी, और आर्यन इन लोगों के लिए कुछ भी करता है, पता नहीं वो इतना पागल कैसे हो सकता है। मोना यही सोच में थी तभी राहुल बोला, तुम्हें पता है आर्यन जब 5 साल का था तब वो पहली बार पीटा था माँ के हाथों से बंद रूम में, और बेचारा 4 दिन बेड पर पड़ा रहा भूखा प्यासा, उसे किसी ने खाना तक नहीं दिया। इतना बोल राहुल बेड पर लेट जोर जोर से हंसने लगता है। मोना के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, अब टाइम आ गया है कि इन लोगों को इनकी किए की सजा मिले, और वो भी आर्यन के हाथों से। यही सोच मोना भी हंसते हुए राहुल के पास लेटते हुए बोली, वाह यार, तुम्हारी माँ सच में एक नंबर की कमीनी और चालक औरत है, उसने मुझे भी पता नहीं चलने दिया सच। मोना को हंसता हुआ देख राहुल अपना हाथ मोना के पेट पर रख बोला, अच्छा बेबी, तो अब तुम्हारा क्या फैसला है, क्या तुम अभी भी उस भिखारी आर्यन की बनकर रहोगी या मेरी होना पसंद करोगी, जो जल्दी ही इस घर और सिंह ग्रुप का सीईओ बनने वाला है। राहुल की बात सुनकर मोना उसे टेढ़ी मुस्कान पास करते हुए बोली, अब कोई पागल ही होगी जो उसे भिखारी को चुनेगी तुम्हें छोड़कर। मोना राहुल के गालों को छूकर प्यार से उसके आंखों में देखकर बोली। मोना की बात सुनकर राहुल खुश होकर मोना की कमर पर हाथ रख उसे खुद से चिपकाकर बोला, बहुत अच्छा बेबी, तुमने बहुत सही फैसला किया। मोना राहुल के गाले लग ही बोली, हाँ, और वो अपने फोन में एक नंबर डायल कर फोन को साइड में रख देती है। कुछ देर रिंग जाने के बाद कॉल उठ जाती है। जैसे ही कॉल उठ जाती है तो मोना रोते हुए बोली, देवर जी आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, आर्यन तुम्हारा भाई है, उन्हें कैसे लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। मोना की बात सुनकर राहुल कंफ्यूज हो जाता है और मोना को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोला, पर मैं। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले मोना उसके मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, प्लीज देवर जी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी भाभी हूं। इतना बोल मोना अपने दूसरे हाथ से अपने मैक्सी को फाड़ लेती है। ये देख राहुल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कब इस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है भाई, ये चालक औरत खुद अपने कपड़े फाड़ कर बोल रही उसे छोड़ दो। राहुल यही सोच रहा था पर बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मोना उसके मुंह पर हाथ रखे थी। कॉल के दूसरी तरफ आर्यन बेड पर बैठा अपने हाथ में अपना फोन लेकर उसमें मोना की रोते हुए आवाज सुन रहा था, और यह सुन कि उसकी बीवी के साथ राहुल जो उसका देवर है वो जबरदस्ती कर रहा है। तो आर्यन गुस्से से कॉल पर बोला, राहुल छोड़ मेरी बीवी को, नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ उसे। इतना बोल आर्यन अपने कपड़े पहनने लगता है और उसके कान में अभी भी मोना की रोते हुए आवाज आ रही थी, मुझे छोड़ दो राहुल, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे पता तुम आर्यन को अपना भाई नहीं मानते हो क्योंकि तुम्हारे पास आर्यन से ज्यादा पैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी भाभी हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। आर्यन जो कपड़े पहने कर गेट खुलने जा रहा था वो मोना की बात सुनकर बीच में रुक जाता है। मोना फिर रोते हुए आगे बोली, राहुल तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारी माँ ने आर्यन की दौलत में से आधी दौलत ले लिए, तो तुम अब आर्यन को इस घर और सीईओ की कुर्सी से हटा दोगे और मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो और आर्यन मुझे बचाने भी नहीं आएगा। मोना की बात सुनकर आर्यन के हाथ की पकड़ फोन पर कस जाती है और उसके आंखें गुस्से से लाल हो जाती है।
और वो रूम का गेट खोलकर रूम से बाहर निकल राहुल के रूम की तरफ जाने लगता है। आर्यन राहुल के रूम के बाहर आता है तो अब रूम के अंदर से उसे मोना की रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन जोर से रूम के गेट पर हाथ से मारते हुए बोला, राहुल दरवाजा खोल वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। रूम के अंदर मोना, जिसने अभी तक अपनी मैक्सी को फाड़ दी थी, ऊपर से आदि और अपने बालों को भी चारों तरफ बिखरा लिए थे। अब मोना को देख ऐसा लग रहा था जैसे सच में राहुल ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। राहुल बेड पर उल्टा पड़ा हुआ था, मोना उसका सिर बेड पर दबाई हुई थी जिससे एक शब्द भी राहुल ना बोल पाए। बेचारा राहुल, उसे क्या पता ये गैंगस्टर लड़की उसके साथ ही गेम खेल जाएगी और वो कब कुछ कर रहा है, उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। इससे अच्छा तो इसके साथ जबरदस्ती कर ही लेता, क्योंकि वैसे भी वो बदनाम तो होने वाला ही है। यही सोच राहुल की हालत खराब हो रही थी। अब राहुल को समझ आ रहा था कि अपने से ज्यादा तेज दिमाग वाले लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब कर दिया ना इसने उसका खेल खत्म। मोना रोते हुए बोली, हब्बी बचाओ मुझे देवर जी के हाथों से। इधर रूम के बाहर आर्यन राहुल को दरवाजा ना खोलता देख और अपनी बीवी को इस तरह रोते हुए खुद को पुकारता देख आर्यन गुस्से में गेट में एक लात मारकर बोला, मैंने कहा खोल गेट राहुल वरना तू जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथों से, अगर तूने मेरी बीवी को थोड़ी भी नुकसान पहुंचाया। दरवाजा पूरा हिल जाता है जिसे देख मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो राहुल को सीधा कर उसके ऊपर बैठकर राहुल के गाल पर जोर से थप्पड़ मारकर दर्द में बोली, मुझे छोड़ दो, मत मारो राहुल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। राहुल अपने गाल पर हाथ रख हैरानी से अपने ऊपर बैठी लड़की को देखता है। यार ये कौन सी बात हुई, पीठ वो रहा है, रो ये रही, क्या उसे रोने का हक नहीं है। मोना फिर कुछ सोच राहुल के हाथ से अपने गाल पर मार देती है। हल्का सा मोना के गाल पर इतना मेकअप था कि राहुल की उंगली मोना के गाल पर छप जाती है। राहुल मोना को ऐसा करता देख मन में बोला, क्या ये लड़की पागल है, अरे भाई ऐसा कौन करता है, और यह भी कोई मारना हुआ। राहुल बस रोनी सी शकल बनाकर मोना को देख सकता है। इतना काम था कि मोना ने उसके चेहरे पर नाखून के निशान बना लिए। दर्द में राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुरा उसके साथ हुआ था और बचाओ बचाओ ये बोल रही है। मोना ने फिर राहुल के कंधे और हाथों पर भी अपने नाखून से निशान बना लिए थे। इतना काफी नहीं था जो उसने उसके गालों पर आए दर्द में आंसू को भी अपने गाल पर लगा लिए और उसकी आंखों से साफ कर दी। बताओ भाई ऐसा कौन करता है यार, उस बेचारे ने कुछ किया भी नहीं, फिर भी यह लड़की उसे बकरा बना रही थी जिसे आगे जाकर मारा जाएगा। अब मोना अपनी मैक्सी का एक बड़ा टुकड़ा फाड़कर राहुल के हाथ में बंध दिया था, साथ में उसके कपड़े भी निकाल दिए थे और बेड की हालत भी इसी कर ली थी, जिसे देख साफ लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ है। सब होने के बाद मोना राहुल के कान में बोली, अब तुम्हें पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया। तुम भूल गए राहुल कि मैं एक गैंगस्टर लड़की हूं जो कई बार इस हालात से बाहर आई है अपने दिमाग से, जहां तुमसे बुरे और गंदे आदमियों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी पर उनका भी तुमसे बुरा हाल हुआ। मोना फिर राहुल के पास लेटकर बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो राहुल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं तो तुम्हारी भाभी हूं और भाभी तो मां सामान होती है। मोना जोर जोर से रोते हुए बोली। वो अपने आंखों में आंसू भी लेकर आ गई थी ताकि आर्यन को नाटक सही लगे। इधर रूम के बाहर आर्यन जोर जोर से राहुल का नाम लेकर दरवाजे में लात मार रहा था, जिसकी आवाज सुनकर मनीषा जी और मनीष जी भी अपने रूम से बाहर निकलकर यह नजारा देख शौक थे। मनीषा जी गुस्से में आर्यन से बोली, तुम पागल हो गए क्या आर्यन, क्यों मेरे बेटे का नाम लेकर उसके रूम का गेट तोड़ रहे हो। मनीष जी समझ चुके थे कि जरूर उनके नालायक बेटे ने कुछ बड़ा कांड किया है, तभी रूम के अंदर से मोना की आवाज भी आ रही हल्की सी, इसलिए चुप होकर मनीषा जी के पीछा खड़े थे। आर्यन मनीषा जी की बात सुनकर गुस्से से दरवाजे में लात मारकर बोला, तुम्हारा बेटा मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती कर रहा है और अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ने वाला, याद रखना। आर्यन की गुस्से भरी धमकी सुनकर मनीषा जी शौक रही जाती है। पहली बार उन्होंने आर्यन का ये रूप देखा था, जो लड़का अपना सिर उठाकर उनसे बात नहीं कर सकता था, वो आज उन्हें धमकी दे रहा है। मनीषा जी बोली, देखो आर्यन तुम्हें कोई गलत फहमी हुए होगी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मनीषा जी की बात सुनकर आर्यन उन्हें घूर के देख बोला, मुझे मत बताओ कि आपके बेटा कैसा है, मैं सब जानता हूँ वो कैसा है, साथ में आप लोगों को भी, लेकिन हर बार चुप रहा क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग मेरे अपने हो, कभी तो मुझे दिल से अपना कर प्यार करोगी, इसलिए बिना कुछ बोले आपको अपनी आधी दौलत दी, पर आप लोगों ने मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझ लिया। अगर आपके बेटे ने मेरी बीवी के साथ कुछ भी किया तो वो होगा उसके साथ जिसकी आप अपने सपने में भी कल्पना भी नहीं कर सकते। आर्यन लाल आंखों से मनीषा जी की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला।
वो हर बार चुप रहा। जब भी इन्होंने उसे चोट पहुंचाई तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे लगा ये लोग सुधर जाएंगे, और इस बार बात उसकी बीवी पर आ गई जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मनीषा जी आगे कुछ नहीं बोलती है। वो जानती है इस समय आर्यन बहुत गुस्से में है। आर्यन 2 कदम पीछे जाकर जोर से दरवाजे में जोर से लात मारता है, जिससे दरवाजे की कुंडी टूट जाती है और दरवाजा खुल जाता है। आर्यन ये देख जल्दी से रूम के अंदर जाता है और उसके पीछे मनीषा जी और मनीष जी, तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं रूम के अंदर का नजारा देखकर। मोना बेड पर नीचे थी और राहुल उसके ऊपर था, जो उसे साथ जबरदस्ती कर रहा था। देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा ही हो, पर सच क्या ये तो मोना राहुल दोनों को पता था। राहुल आर्यन अपने मॉम डैड को देख जल्दी से मोना के हाथ छोड़, जो पहले मोना ने पकड़े थे, और रूम का दरवाजा खोलने के बाद ऐसा लगा जैसे राहुल मोना के हाथ पकड़े कर उन्हें बेड से दबा रहा हो, कर मोना के ऊपर से उठने लगता है। लेकिन आर्यन जो यह नजारा देख शॉक था, और मोना की हालत देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो राहुल को उठता देख जल्दी से उसकी कॉलर पकड़ उसे बेड से नीचे खींच लेता है। राहुल नीचे जमीन पर गिरते हुए आर्यन से बोलने वाला होता है कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब इस लड़की की चाल है, पर एक शब्द भी मुंह से निकाल पाता उससे पहले आर्यन उसकी पिटाई शुरू कर देता है। गुस्से में उसके पेट में लात ही लात मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुए मेरी बीबी के साथ ऐसा करने की। मोना रोते हुए चादर ओढ़ लेती अपने शरीर पर और ऐसा व्यवहार करने लगती है कि वो एक अबला नारी है जिसके साथ राहुल ने जबरदस्ती की हो। पर शॉक और कंफ्यूज तो मनीष जी और मनीषा जी थे। ये सब क्या हो रहा है? राहुल ऐसा कैसे कर सकता था, वो भी इस लड़की के साथ जो खुद में एक आइटम बम है, जिसे छूने से पहले ही लोग मर जाते हैं, उसके साथ जबरदस्ती की। राहुल ने ये हुई नहीं सकता। इतना विश्वास है उन्हें अपने नालायक बेटे पर कि उसमें हिम्मत ही नहीं इस लड़की के साथ कुछ करने की। जरूर दाल में कुछ काला है। यही सोच मनीषा जी और मनीष जी एक दूसरे को देख फिर मोना को देखते हैं, जो बेड पर बैठी थी चादर ओढ़कर अपने पैरों के घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही थी। उसी समय मोना अपना सिर ऊपर करके एक टेढ़ी मुस्कान पास कर देती है, वो मनीषा जी और मनीष जी की तरफ, जिसे देख दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। और अब दोनों समझ चुके थे कि उनका नालायक बेटा इस लड़की के जाल में फंस चुका है, और दोनों अपना सिर पकड़ लेते हैं। ये भगवान, क्या जरूरत थी इस नालायक को इस लड़की के पास भी जाने की। अब बेचारा बुरी तरह से पीट रहा है। आर्यन ने राहुल की हालत मार मार कर इसी कर दी थी कि उसके शरीर के बहुत सी जगह से खून आने लगा था, और अब लगा रहा कि वो कभी भी बेहोश हो सकता है। राहुल रूम से बाहर आया तो आर्यन ने उसे बाहर भी बहुत मारा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आर्यन के पास भी जाने की। सभी के बाहर जाते ही मोना जल्दी से बेड के नीचे से अपनी बंदूक निकाल उसे अपने आगे छुपा लेती है, और फिर चादर ओढ़कर अपना फोन लेकर रूम के बाहर आ जाती है। उसी हालत में उसे अपने दांतों से अपने होठों पर काट लिया था जहां पर खून आ रहा था, पर मोना राहुल की हालत देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। सच में आर्यन उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था। ऐसा ही रहा तो थोड़ी देर राहुल मर भी सकता था। मनीषा जी और मनीष जी आर्यन के आगे हाथ जोड़कर बोल रहे थे कि राहुल को छोड़ दे। मोना समझ चुकी थी अब जल्दी से उसने अपने भोले पति की तीसरी आंख बंद नहीं की तो ये राहुल नाम का लड़का पति की अग्नि से भस्म हो जाएगा। यही सोच मोना जल्दी से आगे बढ़कर आर्यन का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींचकर उसके सीने से चिपक कर बोली, बस करो अब भी, मुझे डर लग रहा है, मैं ये सब अब। इतना बोल मोना बेहोश होने का नाटक करते हुए आर्यन के बाहों में झूल जाती है। ये देख आर्यन जल्दी से मोना को गोद में उठाकर बोला, आपको क्या हुआ बीबी, उठो। और वो मोना को उठाकर अपने रूम में चला जाता है। इधर मनीषा जी राहुल का सिर अपनी गोद में रख रोते हुए बोली, तुझे क्या जरूरत थी उस लड़की के पास जाने की। राहुल के नाक और मुंह से इतना खून आ रहा था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मनीष जी राहुल को देख बोले, इसे हमें पहले अपने रूम में लेकर चलना चाहिए, इसकी हालत सही करना बहुत जरूरी है, तभी यह कुछ बोल सकता है। इतना बोल मनीष जी राहुल को पकड़कर खड़ा करते हुए उसे रूम में ले जाते हैं, और उनके पीछे रोते हुए मनीषा जी भी चली जाती हैं। मनीष जी लाकर राहुल को बेड पर लिटाकर दवाई का बॉक्स लेने चले जाते हैं, और मनीषा जी राहुल के सिर के पास बैठकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुझे क्या जरूरत थी उसके करीब जाने की। अरे इतनी आग लगी तो मुझसे बोलना था, मैं तेरे लिए इससे अच्छी लड़की खोज कर लाती मेरे बच्चे। मनीषा जी की बात सुनकर राहुल दर्द में भी मुस्करा देता है। तभी मनीष जी दवाई का बॉक्स लाकर दवा उसकी चोट पर लगाने लगते हैं। अपने बेटे की हालत देख मनीषा जी गुस्से से बोली, यह उस लड़की ने अच्छा नहीं किया, अब बात मेरे बच्चे पर आ गई तो मैं उसे इससे भी ज्यादा चोट दूंगी मेरे बच्चे।
मनीषा जी की बात सुनकर मनीष जी बोले, मुझे लगता किसी को दर्द देने से पहले हमें हमारे बच्चे को समझाना चाहिए कि वो आग से हाथ ही मत लगाए जिससे वो जले नहीं। मनीष जी की बात सुनकर मनीषा जी उन्हें घूर के देखते हुए बोली, तुम चुप रहो, उसकी हिम्मत कैसे हुए मेरे बच्चे के साथ खेल खेलने की, और इतना उसे शौक है खेल खेलना, तो अब मेरे साथ खेल, तब उसे पता चलेगा कि अपने से कमजोर से तो कोई भी व्यक्ति जीत जाता है। मजा तो तब आता है जब खेल बराबरी वालों में हो। मनीषा जी गुस्से में बोली, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।